हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओबियस दे दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आज? हाँ यार, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रुति, क्या हाल है भाई? स्वर्ण, आयुष, ऋतिक, यश, रोहिणी, रिमझिम, अंकुश, आदिल, देवेश, अर्तिका, क्या हाल है भाई? कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है भाई? गुड मॉर्निंग बानी, गुड मॉर्निंग प्रज्ञा, ऋतिक, गुड मॉर्निंग श्रेया, अनुराग, लवली, सोनम, गुड मॉर्निंग विकास, सार्थक, कैसे हो भाई सब लोग? क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं लग रही है अभी तो। काफी गर्मी है आज तो, मॉर्निंग मॉर्निंग अब तो काफी लेट हो गया है, और आज थोड़ा सा मैं भी लेट हो गया तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है भाई? कैसा कर रहे हो? हम लोगों ने रिडॉक्स का चैप्टर कंप्लीट करा है। सब लोग उसको एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे दोबारा से। एक छोटी सी चीज और, जरा सी एक छोटी सी चीज और डिस्कस करूंगा रिडॉक्स के बारे में। कल हम लोगों ने ओलियम की परसेंटेज लेवलिंग के बारे में बात की थी, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करता हूं। ये जो फर्स्ट स्लाइड है, ये एक्चुअली मेरे पास वो फर्स्ट स्लाइड अभी है नहीं, तो मैंने सीधे सीधे सोल्यूशन का ही पोर्शन स्टार्ट कर रखा है। तो मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगा, और इसको एज सच जो मुझे लगता है वो ये कि जो रिडॉक्स का चैप्टर था, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा ना समझदारी से, मतलब जो तुमने कर रखा था थोड़ा बहुत, अगर तुमने पढ़ रखा था तो वो तो हमें रिवाइज कर ही लेना चाहिए। प्लस जो यहां पर नई चीजें तुमने सीखने को मिली हैं तुम्हें, उन चीजों को एक बार दोहराना चाहिए। तो यानी इस चैप्टर की एक अप्रोच जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि यार ये चैप्टर एक्चुअली बनाया क्यों गया था, है ना? ये चैप्टर, इसका यूज क्या है? क्या ये सिर्फ इतना ही था कि मुझे ये देखना आना चाहिए कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? तो लेकिन हाँ सर, लेकिन इस पे सवाल पूछ रहा है तो ठीक है सर, मुझे देखना आता है सर, मुझे देखना आता है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा। यानी कोई एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा होगा, या फिर किसी एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, या एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा, या फिर किसी एक कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होगा, जिसको तुम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, इलेक्ट्रॉन्स का अगर लेन देन चल रहा है तो मुझे वो समझ में आता है सर, ये एक रिडॉक्स का केस बनता है। लेकिन सर क्या सवाल यही पूछे जाते हैं सिर्फ कि ये रिडॉक्स का केस है? नहीं, ऐसा नहीं। ये कुछ अलग सवाल भी बनते हैं, और अलग सवाल क्या है सर? वो है हमारे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को लेकर हमारा डिस्कशन हुआ है। हम लोगों ने डिटेल में उस लॉ को समझने की कोशिश की है, और यही नतीजा निकाला है कि जब लोग आपस में भिड़ते हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। लो ब्राइटनेस, अच्छा, हे कुमार, लो ब्राइटनेस है। अरे यार, आज असल में नई जगह से क्लास ले रहा हूं यार। जैसे एक दिन याद होगा तुम्हें, एक और दिन हुआ था, वो दिन याद है? तो ब्राइटनेस के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा लो ब्राइटनेस। और ये वाला जो मेरे मुंह के आगे लगा, इसको हटा दो ना। अभी ब्राइटनेस सही करते हैं यार, ब्राइटनेस और सही हो सकती है क्या? अभी अभी देखते हैं बेटा, है ना? अच्छा हाँ, डाउट देख लेते हैं सर, डाउट्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास में शुरू होने से पहले ही मुझे डाउट्स आते हैं। सर मेरे पास सोल्यूशन का लक्ष्य का नोट है, तो मैं आपका नोट दोबारा बना लूं? अब जैसा आपका दिल करे बेटा। सर समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आया पंकज। पंकज अभी तो समझाया ही नहीं दोस्त, तुम्हें समझ में क्या आएगा? गजब लल्लू आदमी हो यार। सर रिडॉक्स के क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएगा? रिडॉक्स के क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी आएगा झरना, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि कुछ आप 5-7 सवाल अच्छे लेवल के, ठीक लेवल के, वो हम तुम्हें करवाएंगे। प्लस रिडॉक्स के चैप्टर में एक बैक टाइट्रेशन का और एक डबल टाइट्रेशन का भी रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें देना है मुझे। तो मैं एक्चुअली इधर सैटरडे को दिन जहां से क्लास होती है वहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उसकी वजह से क्लास कहीं और शिफ्ट की गई है, तो आज तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। बट मैं तुम्हें ये नेक्स्ट वीक में बहुत जल्दी डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा, ठीक? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जब भी आप हमें मोटिवेशन देते हो तो सर सच में एक अलग जुनून सा आ जाता है सर, लेकिन वो जुनून 5 मिनट में सर गायब हो जाता है। वाह,
बहुत बढ़िया। हे कुमार कहाँ गया? हे कुमार यहीं कहीं होगा, अभी कुछ शायरी वारी लिख रहा होगा। ऑनर्ड सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, डेली का लेक्चर अटेम्प्ट करता हूं एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में देता हूं। बात तो सही है, और टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है, मैं मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं। और मैं तुम्हें यह बता दूं कि ये जो तुम तकलीफ अपनी बता रहे हो, ये एक जनरल तकलीफ है, और इसी तकलीफ की वजह से ही तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा। आप समझिए बात को, ऊपर वाला तुम सब लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है। उसको पता है कि यार मैंने बच्चे को 24 घंटे दे रखे, अब वो बेचारा इससे ज्यादा कर नहीं सकता। अरे तो ये चीजें देखी जा रही हैं भाई, तुम परेशान ना हो कि तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम ईमानदारी से जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे रहे हो। बस अब तुम छोड़ दो यार, तुम करते रहो, बस जो हो रहा है हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका काम चल जाएगा, बस बात खत्म। आप अपना दिमाग ही मत लगाइए, ठीक। सर लक्ष्य बैच में मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो थियरी देखने से अच्छा है कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं, जैसा आपका दिल करे। 10 रुपए की पेप्सी फैसल सर, अच्छा सर पीवाई क्यूज नहीं बन रहे हैं। ओ मनीषा, पीवाई क्यूज नहीं बन रहे हैं। पीवाई क्यूज वैसे तो मैंने काफी कराए भी हैं, लेकिन मैं रिडॉक्स के कुछ पीवाई क्यूज और भी तुम लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। मुझे इस वीक का टाइम चाहिए, नेक्स्ट वीक में मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे घंटे का कोई रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें पीवाईक्यूज के जो है वो तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं। तुम लोग थोड़ा सा करो, अभी अपने हिसाब से रिवाइज करो, तो नेक्स्ट वीक में कुछ कुछ ये वाला काम करेंगे, जैसे एक दो सवाल, 2-3 सवालों का एक छोटा सा रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया 5-10 मिनट का, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद जो है 5 सवालों का और एक रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया। तो हम इस तरह से काम कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो रिडॉक्स का निकला है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और ये टफ चैप्टर है, ये टफ है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फिर भी यार हमने कोशिश की है कि एक लेवल हमारा तैयार हो जाए बढ़िया से, कि बार जब हमें ये दिखाई देने लगे कि कौन रिएक्ट कर रहा है, तो मैं फौरन के फौरन उसका आंसर मेंशन कर सकूं, क्योंकि जो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं, ये हमें पता है ना। चलिए खैर, तो ठीक है, रिडॉक्स कब स्टार्ट होगा? रिडॉक्स कब स्टार्ट होगा? बहुत बढ़िया सर, रिडॉक्स चैप्टर इजी हो गया, थैंक यू, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया सर। आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो, ये तो राज की बात है सर। टुडे आई गॉट योर इजी नोटबुक, बहुत बढ़िया, इजी नोटबुक से भी आप सवाल कर सकते हैं। मैंने एक एक चैप्टर में बहुत सारे सवाल डाल रखे हैं, वहां से भी प्रैक्टिस कर रखे हैं। जो भी थ्योरी, जो मेरे अपने नोट्स हैं जो मैं तुम्हें कराता हूं, वो सारे नोट्स उसके अंदर कंपाइल करके लगाए गए, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको अच्छा लगे। बहुत बढ़िया सर, केमिस्ट्री में 97 मार्क्स आए, सीबीएसई में ओवरऑल 86% है, बहुत बढ़िया बेटा। पानी नहीं आ रहा है 3 दिन से, अरे यार अब यार इसका तो इलाज नहीं कर पाएंगे हम, अब ये तो यार एक गड़बड़ काम है, अब इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। तो चलिए आप काम शुरू करते हैं। चैट सबसे पहले बंद करना समझदारी रहती है, तो सबसे पहले चैट बंद करते हैं। अब मैं एक काम थोड़ा सा करवाना चाह रहा था, ये जो हम वेपर प्रेशर वाली जो बात कर रहे हैं, या जो हम सोल्यूशन वाली बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं एक चीज और करना चाह रहा था। तो मैं जरा सा 1 सेकंड का अगर आप मुझे टाइम दें, तो मैं आपको एक बात और इसके अंदर जोड़कर बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि 1 सेकंड बस, हाँ, वो ये है कि एक चीज और है जो तुम अपने दिमाग में रखो यार, क्योंकि तैयारी का लेवल अच्छा है और अपने हिसाब से हर काम कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि एक चीज और है, एक दो बातें और हैं जिसके बारे में और क्लैरिटी होनी चाहिए। कल हम लोगों ने ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग के बारे में बात की थी, है ना, तो सब लोगों ने उसको समझा भी था, और एक आइडिया हमें क्या लगा था कि सर ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग का जो सवाल है वो ये है कि अगर ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग गिवन हो तो मुझे उससे क्या पता चलता। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग आपको गिवन हो तो उससे आपको यह पता चलता है कि उस सैंपल में से अगर आपने 100 ग्राम ओलियम का सैंपल निकाला तो आफ्टर डाइल्यूशन आपको टोटल कितना H2SO4 मिलेगा। याद है ये वाली बात? मैं इस बात को दोबारा कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है कल लास्ट में बहुत जल्दी हमने इस बारे में बात की थी, तो मैं 1 सेकंड के लिए इस बात को दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरे पास जो है वो ओलियम का सैंपल है। मान लीजिए मेरे पास ये ओलियम का सैंपल है, और इस ओलियम के सैंपल पर लेबलिंग लिखी गई है, किसी ने इसके ऊपर लेबल चिपकाया है, मान लेते हैं ऐसे ही 118%, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। तो अगर ओलियम की लेबलिंग 118% है तो सर इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है? तो कल हम लोगों ने क्या समझा था, लेबलिंग का मतलब होता क्या है। ओलियम की लेबलिंग, देखो लेबलिंग हर किसी की नहीं होती, ये बड़े स्पेसिफिक 2 टॉपिक्स थे जो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक ओलियम की लेबलिंग। ये ऐसा नहीं है कि सर मुझे जो है KMnO4 की भी लेबलिंग करनी है, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की भी लेबलिंग करनी है ना, ये ओलियम सैंपल की लेबलिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक है बस। तो सर लेबलिंग होती क्या है ओलियम की? वो ये है कि अगर आपने इस सैंपल में से 100 ग्राम का सैंपल निकाला, मान लीजिए आपने ये 100 ग्राम ओलियम का सैंपल बाहर निकाला। ओलियम क्या होता है सर? ओलियम होता है फ्यूमिंग H2SO4, यानी उसमें H2SO4 भी होता है और
SO3 भी होती। दिस इज ओलियम, H2SO4 प्लस SO3, ये हमारा ओलियम है, जिसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता था, अगर तुम्हें याद हो सर, कलेक्टिवली तो हमें याद आ रहा है, हमने पढ़ा भी था, ओलियम इज H2S2O7 सर, दिस इज ओलियम। क्लियर है? तो ये जो ओलियम है, इसकी लेबलिंग का सेंस क्या है? तो जो बच्चे आज कल की क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, या जिन्होंने कल की क्लास अभी अटेंड नहीं की है, वो इस चीज को दोबारा समझे, बिकॉज ये वो टॉपिक होगा जिस पर स्ट्रेट सवाल होगा और हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसका रिडॉक्स विडॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट का सवाल। यानी लेबलिंग का मतलब यह है कि अगर मेरे पास ये 100 ग्राम का सैंपल, तो इस 100 ग्राम में अगर मैं डाइल्यूशन करूं, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 100 ग्राम में पानी डालूं, तो मुझे जो टोटल H2SO4 मिलेगा वो 118 ग्राम मिलेगा। ये मिलेगा टोटल H2SO4, टोटल H2SO4। अब बात क्या आती है, जिसने कल अटेंड की है क्लास उसको ये बात समझ में आ जाएगी, सर टोटल का मतलब क्या है? सर आप तो जानते हैं H2SO4 तो पहले से ही होता है ओलियम के अंदर, तो टोटल क्या होता है? सर यही है H2SO4 ना, यही नहीं है H2SO4। टोटल का मतलब ये होता है कि एक तो ये H2SO4 जो है प्लस आपके अंदर SO3 भी है, और ये SO3 पानी के साथ जुड़कर भी तो H2SO4 बना देगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका डाइल्यूशन करते हैं तो जो पुराना वाला H2SO4 है, सर ये हमारा पुराना वाला, इसको हरे से मार्क कर देते हैं, ये पुराना वाला। तो ये जो पुराना वाला H2SO4 है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सर SO3 जो आपके अंदर है वो पानी से रिएक्ट कर भी एक नया H2SO4 बना देगी, और वो नया वाला और वो जो पुराना वाला, इन दोनों को मिलाकर टोटल वेट कितना मिलेगा? 118 ग्राम। ये होता है इस लेबलिंग का मतलब। यानी जो यहां चिपका है उसका मतलब है कि अगर आप इस सैंपल में से, ये जो सैंपल है, इस सैंपल में से 100 ग्राम का सैंपल ओलियम का निकालें और उसमें पानी डालें, तो आपको टोटल H2SO4 जो मिलता है वो वही मिलता है जो इस ओलियम की लेबलिंग होती। ठीक है? ये तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो आपको H2SO4 मिलेगा वो और कौन सा मिल जाएगा? वो एक H2SO4 ये वाला भी मिलेगा, जिसमें एक H2SO4 तो ये हरा वाला ही, और एक H2SO4 मिलेगा कि जब आप इसके अंदर वाटर डालेंगे तो जो आपकी SO3 पड़ी है, फ्री SO3, दिस इज माय फ्री SO3, जो ओलियम के सैंपल में होती, ये जो फ्री SO3 है ये ऊपर से गए डाले गए पानी के साथ रिएक्ट करके आपको H2SO4 बना के देगी, और ये जो H2SO4 है ये सर नया वाला H2SO4। यानी ये वो H2SO4 है जो पुराना है, और ये है वो जो नया वाला है। और जो टोटल H2SO4 है वो कौन सा है? सर टोटल H2SO4 है जो हमारा नया वाला है H2SO4 प्लस जो हमारा पुराना वाला है H2SO4। सर ये मिलाकर कितना बनेगा? सर ये मिलाकर उतना ही बनेगा जो आपकी लेबलिंग है सर। यानी नया और पुराना मिलकर आपको टोटल H2SO4 कितना मिलेगा? 118 ग्राम। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर लेबलिंग 118 है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर आपके पास 100 ग्राम के सैंपल में आपने पानी डालकर टोटल H2SO4 118 ग्राम तैयार किया। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी अगर मैं इस 118 को मेंशन करना चाहूं तो कैसे मेंशन करूंगा कि अगर मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि इफ लेबलिंग, मान लीजिए हमें सवाल में दे रखी है लेबलिंग ऑफ H2SO4 हमें दे रखी, सॉरी लेबलिंग ऑफ ओलियम अगर हमें दे रखी है 118%, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब यह हुआ कि ऑन डाइल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ दिस ओलियम सैंपल वी गेट कितना? सर वी गेट 118 ग्राम टोटल H2SO4। मानते हो बात को? जल्दी से बताओ, ये वाली बात क्लियर है? सर ये हमारे लेबलिंग का मतलब होता है। यानी अगर आपने मुझे गलती से भी लेबलिंग ये लिख के दे दी तो सर मैं इतना काबिल हूं कि मैं ये लिख दूंगा कि जैसे ही आप ये लेबलिंग लिख के देंगे 118, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम में पानी डालकर आपने 118 ग्राम H2SO4 बनाया। क्लियर? अब जरा काम की बात करते हैं। ये बताइए 100 ग्राम में पानी डाला और उसको 118 ग्राम बना दिया, यही मतलब है? लॉजिकली यही है सर, मास कंजर्वेशन यही है। तो इसका मतलब यह हुआ सर पानी 18 ग्राम डाला ना? नहीं समझे बात को? अरे भाई 100 की चीज 18 कर रहे हो तो इसका मतलब 18 ग्राम पानी डालोगे ना? हाँ सर, पानी 18 ग्राम। क्यों डाला? पानी क्यों डाला तुमने 18? सर मैंने इसलिए पानी 18 डाला क्योंकि मुझे SO3 मिली थी सर, और वो SO3 ये कह रही थी कि अगर मुझे H2SO4 में पूरा कन्वर्ट करना चाहते हो मुन्ना तो तुम्हें 18 ग्राम पानी चाहिए हो। तो मैंने कहा अच्छा,
SO3 ने बोला तुमको? कह रहा हां SO3 ने मुझको बोला। तो मैंने कहा यार एक सेकेंड, SO3 ने अगर ऐसा बोला तो इसका तो यह मतलब हुआ कि SO3 अगर पानी 18 ग्राम मांगती है, जरा समझना बात को, यह रिएक्शन हो रही, यही रिएक्शन है सर। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली जो मेरे SO3 का 1 मोल पानी के 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो अगर आपने SO3 ने पानी के 18 ग्राम मांगे, समझते हो बात को? 18 ग्राम का मतलब सर खून में बसा है सर। 18 ग्राम पानी का मतलब 1 मोल पानी सर। यानी अगर SO3 ये कहती है कि मुझे 1 मोल पानी चाहिए, तो सर इसका मतलब SO3 भी तो 1 मोल रही होगी। बात तो सही है सर, यानी SO3 भी 1 मोल रही होगी, तभी तो उसने 1 मोल पानी मांगा। यानी कि अगर 100 ग्राम को 118 करना है तो 18 ग्राम पानी जाएगा, 18 ग्राम पानी से मोल आ जाएंगे। सर जितने मोल पानी के होंगे उतनी ही SO3 रही होगी। इसका मतलब SO3 के भी अगर इसका 1 मोल मांगा गया है तो SO3 का भी 1 मोल रहा होगा। इससे यह पता चलता है कि इस ओलियम सैंपल में जिसकी लेबलिंग 118% है, उसमें SO3 का जो मोल है वो 1 मोल है। यानी 100 ग्राम के सैंपल में 1 मोल SO3 है, यानी 80 ग्राम SO3 है। 1 मोल का मतलब क्या होता है सर? 1 मोल का आजकल मतलब होता है 80 ग्राम। SO3 का जो मोलर मास होता है वो 80 होता है, यानी 1 मोल SO3 का होना जरूरी है, तभी पानी 18 चाहिए। और अगर 1 मोल SO3 है 100 ग्राम के सैंपल में, इसका मतलब है द फ्री परसेंटेज फ्री SO3 इज, परसेंटेज फ्री SO3 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100 में इंटू 100 में इज इक्वल टू 80%। यानी फ्री SO3 की परसेंटेज 80% निकल के आनी चाहिए। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई? यानी ये जो केस बनाया, ये केस क्या है? ये केस वो केस है जिसमें आपने ओलियम की लेबलिंग दे रखी है और मैंने उसके अंदर फ्री SO3 कैलकुलेट कर ली। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यहां तक का केस मैं चैट खोल रहा हूं, जल्दी से बता दो क्या ये बात सबके समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई। ये कल हमारी बात हुई थी। अरे जल्दी बोलो। क्लियर है? अबे सो गए क्या? हाँ सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वो कैटेगरी हो गई जिसमें लेबलिंग दे रखी है और फ्री SO3 निकालनी। अच्छा इसी का उल्टा होता, फ्री SO3 दे रखी है और लेबलिंग निकालनी है। अरे तो सर उल्टा कर देंगे ना यार, बात समझो बात को। यहां से पानी का वेट निकल आया और पानी के वेट से SO3 का वेट आ गया। सर अब की आप SO3 का वेट दे रहे हैं तो उससे पानी का वेट आ जाएगा, और पानी के वेट से मैं पानी के वेट को 100 में जोड़ दूंगा तो 118 आ जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा सर। यानी इसका जस्ट एक बार रिवर्स कर देते हैं। चलिए चैट ऑफ कर देते हैं और इसका एक बार रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स क्या है सर? रिवर्स ये है कि सेम 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 सवाल लेते हैं। इन एन ओलियम सैंपल फ्री SO3 इज 80%। ये सही है सर। अब उल्टा कर लिया सर। एक ओलियम का सैंपल है जिसमें फ्री SO3 80%। तो अगर फ्री SO3 80% हो तो लेबलिंग कितनी होगी? हमने कहा ये अच्छा सवाल है सर। अगर फ्री SO3 80 तो लेबलिंग कैसे निकाले? तो देखिए जरा समझिएगा बात को। अगर फ्री SO3 80 है तो दैट मींस मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ फ्री SO3 इन 100 ग्राम ओलियम सैंपल। जल्दी से बताइए मोल्स कितने होंगे सर? 100 ग्राम में अगर 80% यानी 80 ग्राम है तो 80/80 सर 1 मोल फ्री SO3 है सर। 100 ग्राम के सैंपल में 1 मोल फ्री SO3 है सर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 ग्राम के सैंपल में 1 मोल फ्री SO3 है तो जब पानी बुलाया जाएगा तो SO3 पानी से क्या कहेगी? मैं 1 मोल हूं तो तुम भी 1 मोल आओ। इसका मतलब पानी कितना आएगा? 18 ग्राम। मेरी बात सब लोग समझे? यानी अगर SO3 1 मोल है तो 1 मोल SO3 1 मोल पानी को ही तो बुलाएगी। बात तो सही है। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर 1 मोल SO3 1 मोल पानी को बुलाती है तो इसका मतलब यह हुआ पानी का, दिस इज 1 मोल, तो पानी का भी 1 मोल चाहिए। और 1 मोल पानी आजकल 18 ग्राम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम का सैंपल जिसमें SO3 80 ग्राम है यानी 1 मोल है, वो कितना पानी मांगेगी सर? वो पानी मांगेगी 18 ग्राम। यानी सर एक काम कितना सीधा हो गया सर। 100 ग्राम का ओलियम सैंपल था सर,
SO3 इसके अंदर पड़ी थी सर, और इस SO3 ने क्या बोला, इस SO3 ने बोला भाई मुझे पानी दे दो। हमने कहा कितना पानी चाहिए, कह रही है 18 ग्राम पानी दे दो। तो 100 ग्राम के सैंपल में अगर 18 ग्राम पानी डालोगे तो टोटल H2SO4 कितना बनेगा, 118 ग्राम। सो द लेबलिंग इज 118%, यानी परसेंटेज लेबलिंग कितनी आएगी, द परसेंटेज लेबलिंग इज 118%। कुछ समझे बात को? यानी मैं ये एक तरीका तुम्हें इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि बुक्स में ये तरीका ऐसे नहीं है। बुक्स में एक्स मानकर, जैसे कल मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर मान लेते हैं SO3 एक्स है तो पानी कितना लगेगा, x/80 इंटू 98, फिर पुराना वाला SO3 प्लस नया वाला H2SO4 दोनों जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी सर, सीधे काम की बात करते हैं। सर अगर लेबलिंग 118 है या लेबलिंग मान लीजिए 110 है तो क्या करेंगे? अगर लेबलिंग 110 है इसका मतलब 10 ग्राम पानी मांगा, 10 ग्राम पानी का मतलब 10/18 मोल। अगर 10/18 मोल तो SO3 के 10/18 इंटू 80 ग्राम, 100 में जोड़ दो, लेबलिंग आ गई। समझो मेरी बात को, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर लेबलिंग 110% है तो फ्री SO3 का अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सर अगर लेबलिंग 10% है तो इसका 110% है तो इसका मतलब 10 ग्राम पानी जुड़ा होगा। 10 ग्राम पानी जुड़ा, इसका मतलब 10/18 मोल जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि SO3 भी 10/18 है। आ गया परसेंटेज। जब SO3 के मोल आ गए तो वेट आते ही परसेंटेज आ जाएगी। ये ओरल तरीका होगा सवाल को करने का। तो सब लोग इस बात को बिल्कुल समझ लें कि हमें उल्टे सीधे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात जो मुझे करनी थी फटाफट वो ये है कि लेबलिंग की एक रेंज है। आप समझ रहे हैं? जरा देखिए, यहां पर जो फ्री SO3 है वो कितनी है, 80 ग्राम, 80%। फ्री SO3 कितनी हो सकती है सर? 80 है सर, 90% भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, ओलियम का सैंपल है सर, हो सकती है। सर 95%, हाँ 95% भी हो सकती है। आप सर 99%, हाँ 99% भी हो सकती है। यानी ओलियम के सैंपल में फ्री SO3 बहुत ज्यादा है, पॉसिबल। सर 100% फ्री SO3 नहीं, नहीं हो सकती सर। क्यों? सर 100% अगर फ्री SO3 है तो इसका मतलब H2SO4 है ही नहीं। आपने यही तो पढ़ाया है कि जो ओलियम का सैंपल होता है उस ओलियम के सैंपल में दोनों लोग होते हैं। अगर SO3 ही 100% है तो H2SO4 नहीं होगा, और अगर H2SO4 नहीं है तो सर वो ओलियम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ सर ओलियम वो तब है जब उसके अंदर एक दाना H2SO4 का तो होना चाहिए सर। हम एक रेंज की बात कर रहे हैं। यानी ओलियम का सैंपल ओलियम तब बोला जाएगा जब उसमें दोनों लोग, बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ सर या तो सारा का सारा H2SO4 हो, एक दाना SO3 का ले लीजिएगा सर, या फिर सारी की सारी SO3 हो और एक दाना H2SO4 का ले लीजिएगा। दिस इज एक्सट्रीम एंड्स। मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज द ओलियम सैंपल हैविंग ऑलमोस्ट फुल SO3 विद वन दाना ऑफ H2SO4, एंड दिस इज द ओलियम सैंपल विद फुल H2SO4 विद वन दाना ऑफ SO3। मेरी बात समझ रहे हैं सर? इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि मैं अपने ओलियम सैंपल की जो परसेंटेज लेबलिंग है उसकी एक्सट्रीम रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं। यानी परसेंटेज लेबलिंग की रेंज क्या होती? ऐसा थोड़ी ना सर 118%, 122%, 125%, 140%, 150% कुछ भी ले लेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना सर। लेबलिंग की एक फिक्स रेंज होगी सर। वो रेंज कैसे निकाली जाएगी? उस रेंज को निकालने के लिए जो तरीका लगाना चाहिए वो तरीका ये होना चाहिए। कौन सा तरीका यूज करना चाहिए सर? वो तरीका ये होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ लेबलिंग। इस लेबलिंग की रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने कहा देखिए ऐसा है, आसान। आसान इसलिए है कि मैं दो एक्सट्रीम एंड्स लेना चाहता हूं। दो एक्सट्रीम एंड्स कौन से हैं? एक एक्सट्रीम एंड ये ओलियम का सैंपल है और एक ये ओलियम का सैंपल। ठीक। इन दोनों ओलियम के सैंपल में अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात यह है इस ओलियम के सैंपल में पूरा H2SO4 है, ऐसे मान लेता हूं पूरा H2SO4 है और सिर्फ थोड़ी सी जरा सी SO3। ठीक। अब जरा समझना, ये वो लास्ट, इससे ज्यादा अगर H2SO4 तुमने ले लिया तो फिर वो ओलियम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर रेंज निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? सर रेंज निकालने का तरीका ये होना चाहिए कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे ओलियम के सैंपल में सिर्फ H2SO4 ही है। हाँ सही है सर, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। और अगर सिर्फ H2SO4 है तो सर जो भी रेंज निकल के आएगी वो रेंज उससे ज्यादा ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर SO3 भी हुआ तो सर कुछ और H2SO4 बनेगा जो इस पुराने H2SO4 के साथ जुड़ेगा और तब जाके आपको टोटल रेंज देखने को मिलेगी।
यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप रेंज सिर्फ तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको यह बात समझ में आ जाए कि आपके सैंपल में जैसे तुमने गणित वगैरह में, फिजिक्स मैथ्स में ये सब करते भी होगे कि रेंज कैसे निकालें। तो सर आप ये कहते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये पूरा है, तो जो आंसर आएगा उससे ज्यादा आंसर लिख देंगे ऐसे, और इसको मान लेते हैं ये पूरा है, तो जो आंसर आएगा उससे पहले वाला आंसर लिख देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं रेंज कैसे निकालूं, मुझे क्या पता कि कितना SO3 होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं वो जो एक दाना बोल रहा हूं, सर वो एक दाना का क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता एक दाने का क्या मतलब होता है। तो तरीका क्या होना चाहिए कि उसके अंदर एक भी दाना नहीं है सर, फुल H2SO4 सर, फुल H2SO4। ठीक, अगर इसके अंदर फुल H2SO4 है तो लेबलिंग क्या होगी वो देख लेते हैं। और एक केस, दूसरा केस क्या बनाएंगे, दूसरा केस बनाएंगे कि अगर उसके अंदर फुल H2SO4 फुल SO3 है तो लेबलिंग क्या होगी, यानी अगर फुल SO3 है तो लेबलिंग क्या होगी। यानी ये दो केसेस बनाते हैं, दे आर एक्सट्रीम एंड्स, यानी दिस इज माय फ्री SO3 थोड़ी सी, एंड दिस इज फुल H2SO4। क्लियर। और दूसरा स्टेज क्या लेते हैं, दिस इज माय H2SO4 थोड़ा सा, एंड दिस इज माय फुल SO3। क्लियर। अब बताओ रेंज कैसे निकालोगे। सर रेंज का तरीका यह है कि एक केस ऐसा ले लीजिए जिसमें सिर्फ H2SO4 और एक ऐसा ऐसा ले लीजिए जिसमें पूरा का पूरा SO3। यानी अगर मैं 100 ग्राम का सैंपल ले लूं तो एक केस ऐसा ले लेता हूं जिसमें ऑलमोस्ट 100 ग्राम फुल H2SO4, फुल H2SO4, 100 ग्राम H2SO4, और एक केस ऐसा ले लेता हूं जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 ग्राम SO3। दिस इज ऑलमोस्ट 100 ग्राम H2SO4। क्लियर। अब जो भी सर रेंज निकल के आएगी दैट विल बी द फाइनल रेंज। चलिए चेक करते हैं 100 ग्राम H2SO4 में कितना पानी डालें ताकि नया H2SO4 टोटल बन जाए। सर इसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं, पानी इसलिए डाला गया था क्योंकि SO3 बोलती थी आओ मेरे साथ रिएक्ट करो। सर यहां तो SO3 नेग्लिजिबल है सर, SO3 जीरो है, और अगर SO3 जीरो है तो इसका मतलब यहां पानी की डालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ सर यहां जो भी H2SO4 है यही H2SO4 है, इसलिए जो लेबलिंग होनी चाहिए सर 100% होनी चाहिए। 100 ग्राम है 100 ग्राम ही है सर, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, तो जो टोटल H2SO4 है वो जितना होगा वही लेबलिंग है सर, दिस इज 100%। इधर आते हैं, यहां पर क्या होगी सर लेबलिंग, सर यहां पर लेबलिंग होगी 100 ग्राम में जितना पानी डालकर टोटल H2SO4 तैयार किया जाए। सर टोटल का क्या मतलब होता है सर, इसमें तो पुराना है ही नहीं, तो जो भी बनेगा वो नया वाला बनेगा, तो नया वाला निकाल लेते हैं। नया वाला कितना निकल के आएगा, नया वाला निकल के आएगा 100 ग्राम अगर SO3, अपने आप समझना भाई, तो 100/80 मोल SO3 के होंगे, और 100/80 मोल होंगे तो 100/80 मोल ही H2SO4 के बनेंगे। याद है H2O और SO3 के मिलने से अगर H2SO4 बन रहा है तो जितने मोल SO3 के उतने ही मोल H2SO4 के, तो अगर SO3 के 100/80 तो H2SO4 के भी 100/80, तो उसका वेट कितना बनेगा इनटू मोलर मास। सर आप इसको सॉल्व करिए 122.5% आएगा सर, दिस इज 122.5। क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर सारी की सारी SO3 लेते हो, सारी की सारी SO3, तो टोटल H2SO4 122.5% बनेगा सर, टोटल H2SO4 122.5% बनेगा। और अगर सारा का सारा H2SO4 लेते हो, SO3 ही नहीं लेते, तो जो लेबलिंग आएगी वो 100% आएगी। इसका मतलब ये हुआ सर ना ये क्राइटेरिया सही है क्योंकि यहां पर SO3 नहीं है, अगर SO3 नहीं है तो ये ओलियम नहीं होगा, और ना ये क्राइटेरिया सही है क्योंकि यहां H2SO4 को जीरो माना है, और अगर आपने H2SO4 को जीरो माना है तो ये भी ओलियम नहीं है। तो सर आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालने का मतलब हो गया ये, जरा अकल लगाना भाई, गणित के स्टूडेंट हो इतनी अकल तो चलती होगी, लेबलिंग इससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए। बताओ समझे कि नहीं, सब लोग अकल लगाएंगे तो उनके समझ में आ जाएगा। सर 100 से तो ज्यादा होनी चाहिए, क्यों सर 100 तो तब होगा जब H2SO4 ही H2SO4 होगा, SO3 होगी नहीं, लेकिन तब वोलियम नहीं होगा, तो इसका मतलब एक दाना अगर हो गया तो सर 100 से तो बढ़ जाएगा सर आंसर। ठीक है, इधर सर ये 122.5 तब आएगा जब H2SO4 ही नहीं होगा, ऐसा कैसे यार, H2SO4 तो होना ही है, तो सर SO3 कम हो जाएगी, SO3 कम हो जाएगी तो नया वाला H2SO4 कम बनेगा, तो आंसर 122.5 से तो कम आएगा। So labeling of H2SO4 is always in between 100 to 122.5, और ये भी एक ओपन इंटरवल है, 100 भी सही नहीं है, 122.5 भी सही नहीं। कुछ बच्चे गधे होते हैं, वो कहते हैं इन 140% लेबलिंग हो सकती है। हाँ सर लेबलिंग तो कितनी भी हो सकती है, हमें पढ़ाया गया था 118%, 112%, अबे 118 112 हो सकती है लेकिन 122.5 के ऊपर नहीं हो सकती। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई, क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई, शाबाश। है समझ गए, शाबाश।
98 कैसे आया? मोलर मास ऑफ H2SO4। यार हद हो गई, मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद भी तुम ये नहीं निकाल पाते हो तुम लोग कि अगर 80 ग्राम SO3 है तो H2SO4 का कितना वेट बनेगा? 80 ग्राम से पहले मोल निकाल लेंगे, जितने इसके मोल होंगे उतने ही इसके मोल होंगे, फिर इसके मोल से इसका वेट निकाल लेंगे। अभी भी मोल वेट में ही टहल रहे हो, अभी वहीं पर हो, वेट से मोल, मोल से वेट। हद हो गई यार। क्लियर? शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनसे मैं माफी मांगता हूं, मैं इस काबिल ही नहीं रहा कि तुमको भी समझा पाऊं, है ना। क्यों, उसका रीजन बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं सकता, मैं समझा सकता हूं। मैं फिर से बैठूंगा तुम्हारे साथ और तुम मुझे फिर से पैसे दोगे, है ना, मैं फिर से तुम्हारे साथ बैठूंगा और मैं तुम्हें फिर से वही सब समझाना शुरू करूंगा कि बेटा वेट कैसे निकलता है, बेटा मोल कैसे निकलते हैं, एक एक स्टेप दोबारा बताऊंगा। तुम्हें अगर तब भी नहीं सीखना होगा ना तो तुम तब भी नहीं सीखोगे, बात खत्म। लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, मैं शायद और नहीं समझा पाऊंगा, मतलब मेरी अपनी कैपेसिटी थी। मुझको एक टाइम दिया गया था जिसमें 2-3 लेक्चर में ऑलरेडी पीछे ही चल रहा हूं। मुझे एक टाइम दिया गया है, मुझे एक रास्ता दिखाया गया है कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। तो ऐसे में यार मैं मजबूर हूं, मैं चाहकर भी तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग खुद की मदद ही नहीं करना चाहते, तुम लोग खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी कमी। तो इसलिए जिन लोगों के समझ में नहीं आया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको समझा सकूं। मुझे ऐसा ही लगता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेरे अंदर कमी रह गई होगी जिसकी वजह से तुम्हें समझ में नहीं आया। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मुश्किल है, इनको ना समझ में आने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि सर ये 80 कहां से आ गया, सर ये 98 क्या है, सर ये दर्द देता है, ये मुझे तकलीफ देता है। कोई ये पूछे कि सर थोड़ा सा समझाइए सर, ये क्या कह रहे हैं कि सर यहां SO3 का एक दाना, तो सर एक्सट्रीम एंड मानने के लिए मान लेते हैं एक केस जिसमें SO3 नहीं है और एक केस जिसमें H2SO4 ही नहीं है। सर अब जो आंसर निकल के आएगा, आंसर उसके बीच में आएगा। सर ये तो गणित में 85 बार किया मैंने। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? 18 नहीं 98 ही होगा गधे, क्योंकि ये H2SO4 का वेट निकाला जा रहा है, पानी का नहीं। 100 ग्राम SO3 को पानी डालकर कितना H2SO4 टोटल बना, वही तो निकालते हैं। तो सर इससे जो H2SO4 बनेगा उसमें पुराना वाला जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन पुराना वाला तो आप बोल रहे हैं ना के बराबर है, तो जो भी अब आएगा वही आपका टोटल होगा, और वो टोटल 122 है। क्लियर? समझ लो ना? तो यार बस यही है मामला। तो अब इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा तुम जोर लगाओगे अपने आप समझ जाओगे। नहीं समझ में आता तो यार माफ करो भाई, हमसे गलती हो गई। हमने ये सोचा था कि हम तुम्हें समझा देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था। तुम तो हेलमेट भी साला बहुत तगड़ा वाला लगा के बैठे हो। सर कुछ भी डाल के दिखाइए सर, इस सर के अंदर कुछ डाल के दिखाइए सर। अब तक बहुतों ने कोशिश कर ली सर, आप भी करके देख लीजिए सर, है ना। तो यार हम हार गए। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो हम हार गए। लेकिन ये कि हम ये जरूर बोलेंगे हम नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो समझा ही देगा। तो जो भी समझा पाए उससे समझ लो यार, बात समझ लो। लेकिन छोड़ो मत, जो भी समझा सके उससे समझो, लेकिन छोड़ो मत काम का ना। ठीक है ना? चलिए काम की बात करते हैं। इसी के अंदर एक चीज और डालना चाह रहे हैं। अच्छा, डाउट्स जरूर देख लीजिएगा सर, डाउट्स तो बहुत जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री लल्लू लगने लगा है सर। यार लल्लू है नहीं, लेकिन ठीक है। 98 कहां से आया भाई? ब्रेव यू आर नॉट, समझ गया ना यार। 98 इज द वेट मोलर मास ऑफ H2SO4, और मुझे H2SO4 ही चाहिए सर। प्लीज अमोनिया वाले रिएक्शन का एन फैक्टर बता दीजिएगा। मैं करूंगा राजकुमार, वो जो तुम्हें जो भी दिया है मैंने, मैं वो करके दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। तो थोड़ा सा रुक जाओ। आज है भी नहीं यार, आज देख लो स्लाइड सब उल्टी सीधी लगी हुई है। तो आज और रुक जाओ, कल से परसों से फिर वही क्लास शुरू हो जाएगी, तो मेरे पास सारा मसाला रहेगा, तो मैं कर दूंगा वो। सर ऐसे मैं सिर्फ ओलियम ही अच्छे से समझा, इस पूरे चैप्टर में ओलियम ही समझ में आया, इसको बताइए हद हो गई। तो समझ में आ रहा है? अच्छा निखिल, सही है, शाबाश, पूरा क्लियर हो गया। लेबलिंग क्या होती है छोड़ो सैफ, कहां चक्कर में पड़े हो, बताते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। अभिषेक तसल्ली रखो यार, तसल्ली को होगा यार, और सब होगा, धीरे धीरे रखो यार। सीखना शुरू किया है, सीख रहे हैं सर। जहां लल्लू थे एकदम गधे, जहां कुछ नहीं आता था, वहां कुछ सीख रहे हैं सर, इससे ही खुश हो जाते। सिलेक्शन इलेक्शन सर छोड़िए, अभी रुक जाइए बात को, अभी टाइम है सर, हम बाद में सोचेंगे उस बारे में। सर हमें यही सोच के अच्छा लगता है कि सर आज हम ओलियम जैसी चीज समझ रहे हैं सर, जिसको देख के हमारी बैंड बज जाती थी। परसेंटेज दे रखी है 112%, 108। सर हम तो यही सोचते थे साला हमारी परसेंटेज तो 100 के अंदर रहती थी। ये कौन सा ओलियम सैंपल है जिसका आंसर 100 के ऊपर निकलता है? इसलिए निकलता है क्योंकि वो 100 में पानी डालकर जो और बना वो होती है परसेंटेज। तो 100 में कुछ तो जाएगा ही जाएगा, और लेबलिंग हमेशा 100 के ऊपर आएगी। बात समझ रहे ना? तो इसलिए ये कहा जाता। ईजी के नोट्स लेक्चर से एग्जैक्टली सेम है क्या सर? ऑलमोस्ट श्रेयांशी, ऑलमोस्ट ईजी के नोट्स लेक्चर से सेम होंगे, बल्कि उसमें क्वेश्चंस और ज्यादा हों।
उसमें क्वेश्चंस और ज्यादा होंगे और बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया। अब मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, बेस्ट सेलर चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, 8 10 दिन 7 दिन से, तो वो बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ ये जरूर है, उसमें है सारी काम की बातें, मतलब उसमें कुछ भी बकवास नहीं है, 1200 से ज्यादा सवाल डाल रखे, अब प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। और उसमें फिर वही है, और भी सर मुश्किल हाँ डाल सकते हैं और, लेकिन उसमें अननेसेसरी उसके पेजेस बढ़ेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। और मुश्किल वो क्लास में कर लेंगे, जब हम एडवांस लेवल के कुछ और सवाल करने की कोशिश करेंगे वो क्लास में डाल देंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं, लेकिन यार एक लेवल तो तैयार होना चाहिए, उस लेवल के लिए वो बनाया गया। समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। मैं सही हूं भाई। हार्डनेस इस चैप्टर में नहीं आएगी, हार्डनेस तुम्हें एस ब्लॉक में पढ़ाई जाएगी। बहुत बढ़िया, लेबलिंग हो गई, ओलियम का वेट, ओलियम ओलियम ओलियम, चलिए क्लियर है ये, सही है। चलिए सर चैट ऑफ कर देते हैं। अब एक पॉइंट, बस एक सेकंड मुझे एक टाइम और दे दो, बस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करनी है, फिर मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। असल में मैं भी बहुत मक्कार आदमी हूं यार, समझो बात को। अब मैं जो हूं ना, छोड़ नहीं पाता हूं मामले को। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो बच्चे को खुद नहीं समझ में आ सकती, वो मेरे पास आया इसलिए। पता नहीं, मेरा हमेशा से 22 23 साल हो गए है ना, और 23 सालों से मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा मुझसे मिलने क्यों आया है, मुझसे बात करने, मुझे पैसे क्यों दे रहा है ना, मुझसे क्या चाहता है। क्या वो मुझसे ये चाहता है कि मैं उसको ये सिखाऊं कि 2+2 क्या होता है? नहीं सर, ये तो उसको आता है। अच्छा, क्या वो मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मोल कैसे निकलते हैं? हो सकता है ये उम्मीद कर रहा हो, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो अगर वो फॉर्मूला खुद भी याद कर ले और 2 4 10 सवाल कर ले, तो सर वो खुद भी सीख तो सकता। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत कमाल करेंगे, सर वो काम भी वो सीख सकता। तो मुझे ऐसा लगता है फिर यार, जब वो काम खुद मेहनत करके कर सकता है, साथ ही साथ स्कूल में कुछ पढ़ा दिया, कुछ घर में उसने मेहनत कर ली, तो जब ये काम खुद कर सकता है तो मुझसे क्या मांगने आया है? ना वो 2+2 सीखने आया है, ना वो मोल निकालने सीखने आया है, वो मुझसे सीखने क्या आया है? तो मुझे ऐसा लगता है जो वो मुझसे सीखने आया है, वो चीज है जो वो बेचारा खुद से कभी माथा फोड़ के भी नहीं सीख सकता। तो मैं हमेशा इस चीज में फंस जाता हूं कि यार मुझे ये चीज तो बतानी है, भले ही मुझसे कोई बेसिक चीज छूट जाए, वो मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ सकता सर, क्योंकि ये तो वो नहीं समझ सकता। वो बच्चा अगर पढ़ा लिखा समझदार बच्चा है या खुद से मेहनत करने के लिए तैयार है, तो वो मेरे द्वारा छोड़ी गई इस बात को खुद पढ़ लेगा, लेकिन वो इस बात को बेचारा खुद नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं इतना मजबूर हो जाता हूं उस चीज को बताने के लिए। आज मुझे सोल्यूशन स्टार्ट करना है, जो कि मैं करूंगा ही करूंगा, फौरन के फौरन करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है जिसको मैं नहीं छोड़ सकता यार, और वो चीज वो है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले बोला भी था, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम्हें याद होगा बहुत अच्छी तरह से। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन K2C, और ये तुम बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान लो भाई, ऐसे समझ लो कि जेई के लिए एडवांस लेवल पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल पर भी अगर उसने सवाल पूछा तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपने इतना मुश्किल सवाल क्यों दिया। ये एक रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि किस रिएक्टेंट का एन फैक्टर आपके हिसाब से बहुत ऑब्वियस है, यानी आपके हिसाब से किस रिएक्टेंट का एन फैक्टर आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता ही है यार, इसमें क्या सोचना है, ठीक? तो ज्यादातर बच्चे जवाब देते हैं सर इसका आंसर HCl होगा। क्यों? क्योंकि HCl का एन फैक्टर तो 1 ही होता है सर, इसमें क्या सोचना सर, एक ही हाइड्रोजन है सर, रिप्लेसेबल भी एक ही है, तो सर एन फैक्टर तो 1 ही होगा। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से याद आएगी ये बात, जब मैंने HCl के बारे में, एसिड के एन फैक्टर निकालने के बारे में बातें की थी, तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि HCl का एन फैक्टर 1 होता है सिर्फ तब जब वो एसिड होता है। कभी कभी HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, और जब वो HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो उसका एन फैक्टर, तुम सीख गए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से निकलता है, एच को देख के नहीं निकलता। याद आ रही है वाली बात? तो सर ऐसे में अगर HCl का बिहेवियर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है तो उसका एन फैक्टर एच देख के नहीं निकाला जाता सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाता। इस सवाल में सर HCl इसी तरह से बिहेव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका K2Cr27 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसी वजह से HCl एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इस जगह पर HCl का बिहेवियर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका एन फैक्टर 1 नहीं हो सकता। सर जरा एक इस बात को और प्रूव करिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। मैं देखो प्रूव करके दिखाता हूं। यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, पूछना नहीं क्यों क्यों है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि यह बार बार नहीं बताया जाएगा। और वहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3,
तो 6 से 3 में कौन लाया भाई? सर 6 से 3 में HCl ही तो लाया होगा। सर ये 6 से 3 में रिडक्शन किसने किया? सर ये जो रिडक्शन हो रहा है ये HCl ने ही तो किया होगा। तो सर K2Cr27 क्या कर रहा है? वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे कर रहा है जरा बताइए। ये देखिए क्लोरीन यहां -1 में है और यहां क्लोरीन 0 में है। -1 से 0 में जा रहा है सर, और अगर ये -1 से 0 में जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। कौन कर रहा है? K2Cr27। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये भी मेरी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है सर, ये भी मेरी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एंड दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन सर, ये ऑक्सीडेशन का केस। क्लियर? अब ऐसे में अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताइए HCl का इन फैक्टर क्या है और K2Cr27 का इन फैक्टर क्या है, तो सर K2Cr27 का जो इन फैक्टर है वो तो बहुत ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि सर वो तो साफ दिखाई दे रहा है, क्रोमियम यहां +6 है और यहां क्रोमियम आपका +3 है, तो +6 से +3 3 का चेंज हो रहा है। सो +6 से +3 3 का चेंज एक की वजह से, और क्योंकि 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, ये बड़ा ऑब्वियस लगता है कि जो मेरा एन फैक्टर निकल के आ रहा है वो एन फैक्टर 6 आ रहा है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकल के आ रहा है और बहुत आसानी से ये बात दिखाई दे रही। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर K2Cr27 HCl से रिएक्ट करता तो ऐसे में K2Cr27 का जो एन फैक्टर है वो 6 निकल के आ रहा है, क्योंकि 6 से 3 का चेंज एक की वजह से, और 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज। So n factor 6. So the obvious n factor is not for HCl, it is for K2Cr27. तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि साला HCl ही होगा ना सर, HCl एक है सर, एक ही H है, एक ही n फैक्टर शो करेगा, कहां चक्कर में पड़े, जबकि एक्चुअली ऑब्वियस HCl नहीं है, ऑब्वियस K2Cr27। HCl तो दर्द है, HCl का एन फैक्टर निकालना तो दर्द है सर, क्योंकि एन फैक्टर 1 नहीं है, ये एसिड की तरह नहीं सर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाले का एन फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकलता है। तो सर इसमें दर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख तो रहा है, कर लीजिए। कैसे दिख रहा है सर? -1 से 0, -1 से 0, एक का चेंज एक की वजह से, और एक ही क्लोरीन है तो एन फैक्टर 1। लो फिर 1 आ गया। हमने कहा रुको बे, ऐसे किसने बताया तुम्हें? तुम्हें बताया गया था पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। 1 मोल HCl कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है? दिस इज द एन फैक्टर। अब सर यहां पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे HCl का सारा Cl Cl2 में जा रहा है? नहीं नहीं सर, मेरे HCl का कुछ Cl तो -1 में ही है, ये देखिए, और कुछ गया 0 में। तो सर मुझे सबसे पहले तो यह पता करना है कि मेरे पास टोटल HCl के कितने मोल हैं जिन्होंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन का नेट ट्रांसफर किया है। सर जब मुझे यह पता चल जाएगा तो मैं पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालकर अपना एन फैक्टर बताऊंगा। सर सीधे नहीं कह सकता सर, क्यों? क्योंकि HCl के कुछ Cl तो यहीं रह गए सर, -1 वाले -1 में ही, लेकिन कुछ -1 वाले 0 में चले गए। तो सर मुझे पता होना चाहिए कि पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है। तो मैं याद है एक केस हमने बताया था जिसमें मैग्नीज के बारे में बताया था, +7 से वो +2 में भी जा रहा है, +5 में भी जा रहा है। तो मैंने बताया था कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 मोल्स की वजह से है, तो पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या निकल के आएगा, वो चीज यहां पर भी करनी पड़े। तो सब लोग इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे कि यहां पर जो HCl है उसका इन फैक्टर एक बैलेंस इक्वेशन से निकल के आएगा। तो सर बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने का तो तरीका आसानी है सर, 2 हाफ बनाते हैं सर। एक Cr2O7 वाला हाफ ले लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये जा रहा है आपके पास किसमें सर? ये जा रहा है आपका Cr+3 में, बिल्कुल सही। और दूसरा हो गया हमारा Cl-, ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cl2 में। फिर क्या करते थे सर? उसके बाद सर एटम्स को बैलेंस कर लेते थे। चलिए सर एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 लगा देते हैं और यहां भी 2 लगा देते हैं। फिर क्या करते थे सर? फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में कुछ बातें करते थे। चलिए सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये साहब 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। फिर क्या करते थे सर? इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करते थे, और इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए यहां किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 6 करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया सर? ऐसा करने से आपके सारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर रहा, मैं तो सीधे सीधे लिख रहा हूं, मैं कौन सा पूरी रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि HCl के कितने मोल निकल के आते हैं। अब जरा बताइए, जब आप दोनों रिएक्शन जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? ये आ जाएगा Cr2O7, यहां तो कुछ होना ही नहीं है, प्लस 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6Cl-, और क्या बनेगा सर? साथ में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3Cl2 बनेगा, और यहां Cr+3 पहले से है, दिस इज Cr+3। सर ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है सर, समझ रहे हैं? दिस इज बैलेंस इक्वेशन।
यानी आपके हिसाब से अगर मैं इस रिएक्शन को पूरा लिखता हूं तो पूरा कैसे लिखूंगा? सर ये तो मेथड से आ रहा है, ठीक। अगर आप इस रिएक्शन को पूरा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? सर Cr2O7 तो हमारा ये K2Cr2O7 है, चलिए इसको पूरा लिख देते हैं K2Cr2O7, और जो आपका Cl माइनस है वो आपका HCl हो गया, ये भी सही है। राइट हैंड साइड में चलते हैं, 3Cl2 तो आप बता रहे हैं कि आएगा ही आएगा, चलिए ये भी सही है। और Cr+3 क्या है? Cr+3 CrCl3 है। और आपने क्या क्या दे रखा है? KCl दे रखा है और H2O दे रखा है। सर इस हिसाब से तो ये मेरे रिएक्शन की बैलेंसिंग है। एच वेच को मैं कुछ डाल डूल के अपने हिसाब से बैलेंस करूंगा, लेकिन जो जो मेथड से बैलेंसिंग आई है वो क्या क्या आई है? सर यहां 1 आ रहा है, मेथड से आ रहा है, ये देखिए पूरे मेथड से आ रहा है। यहां 6 आ रहा है, मेथड से आ रहा है। यहां 3 आ रहा है, पूरा प्रॉपर मेथड से आ रहा है। यहां 2 आ रहा है, प्रॉपर मेथड से आ रहा है। ये सब बिल्कुल मेथड से आ रहा है। सर ये कैसा मेथड है? ये तो गलत है ना सर। कैसे? सर ये कैसा मेथड है? आप 6 Cl अगर यहां है, कितने Cl है? 6, तो 6 तो अकेले इसके पास है, और यहां ये एक्स्ट्रा 6 और आ रहे हैं। क्या चक्कर है सर? ये कौन सा मेथड है? इसका मतलब है HCl की जो बैलेंसिंग है वो गलत है सर। HCl की बैलेंसिंग गलत की गई, लेकिन मेथड तो यही है, मेथड में तो कोई गलती नहीं है सर। यही इस मेथड की लिमिटेशन है सर, और ये बात बहुत कम बच्चे जानते हैं। वो सोचते हैं मेथड बना दिया तो वो हमेशा सही होता है। ये इस मेथड की लिमिटेशन है जो तुमने बैलेंसिंग के मेथड पढ़े हैं। क्या लिमिटेशन है? अगर कभी किसी एक ऐसा आदमी के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल भी रही है और कांस्टेंट भी है, आप देख रहे हैं Cl माइनस बदल भी गया 0 में और नहीं भी बदला, यहां भी -1 है, यहां भी -1, तो ऐसे में उस आदमी का जो बैलेंसिंग आता है इस मेथड से वो पक्का गलत निकल के आता है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से चेंज करना ही पड़ता है सर, आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग बाय दिस मेथड। कब होता है ये मेथड फेल? सर ये मेथड तब फेल होते हैं जब आप उस आदमी के बारे में बात कर रहे हो जिस आदमी के अंदर कोई एक ऐसा एटम इन्वॉल्व हो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदल भी रही हो और कांस्टेंट भी हो। सर जैसे HCl में Cl बदल भी गया और नहीं भी बदला, देख रहे हैं? तो ऐसे में ये पहले से मुझे पता है कि HCl का जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस मेथड से निकल के आएगा वो गलत ही होगा, मुझे पता है पहले से गलत हो। फिर अब मैं सही कैसे करूंगा? सर अब आप जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ कैसे? ये बताइए, क्या K2Cr2O7 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 आ रहा है इस मेथड से, ये देखिए 1 आ रहा है, मेथड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है, तो ये अगर 1 आ रहा है तो ये सही है, ये भी गलत है। वो कह रहा है क्या इसके अंदर ऐसा कोई भी एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल भी रही है और नहीं भी बदल रही है? मैंने कहा नहीं। पोटेशियम नहीं बदल रही है, क्रोमियम सिर्फ बदल रही है, ऑक्सीजन नहीं बदल रही है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो बदल भी रहा हो और ना भी बदल रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब सर इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सही, और अगर वो सही है तो पोटेशियम कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहां पर पोटेशियम कितने लगाने चाहिए? 2। ये लीजिए सर 2 लगा दिया। अब बताइए राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हैं? सर 2 यहां से आ रहे हैं, 6 यहां से आ रहे हैं, 6 यहां से आ रहे हैं, सर 14 क्लोरीन है। तो इसका मतलब आपका जो बैलेंसिंग होना चाहिए वो 14 HCl होना चाहिए सर। नाउ दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन सर। 7H2O लगाते ही ये रिएक्शन बैलेंस, समझे? अब आप बताइए आपके पास HCl के कितने मोल? सर मेरे पास HCl के 14 मोल है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 है सर। देख रहे हैं 6 मोल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, याद है? तो यानी 6 यहां आ रहा है, 6 यहां आ रहा है, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नंबर वाला है नंबर क्या है? 6। तो इसका मतलब 14 मोल HCl, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल HCl 6/14, दैट इज 3/7 मोल। So the N factor is 3/7। इस HCl का इस रिएक्शन में N फैक्टर 3/7 लोग सोच भी नहीं सकते, समझो बात। यानी लोग ये सोचते हैं कि HCl का N फैक्टर तो हमेशा 1 ही होता है, खत्म हो गई बात। जबकि वो ये नहीं जानते कि HCl कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो उसका जो N फैक्टर है वो हमेशा 1 से कम आता है और वो वैल्यू बदल जाती। तरीका क्या होता है? तरीका है आप उस रिएक्शन को बैलेंस करके HCl पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है ये चेक करिए। और ये भी ध्यान रखिएगा ऐसी रिएक्शन में आपको HCl का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मेथड से आया है वो गलत होता है, आपको उसको सही करना पड़ता है दूसरे आदमी की मदद से।
समझो बात। और ये यूनिक है, आप इसको कुछ मतलब आपको जो नाम देना दे दीजिए, ये एक यूनिक प्रोसेस है, एक यूनिक कैलकुलेशंस है एन फैक्टर की। लोगों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर ऐसा है तो क्या ये समझ पाए आप कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इन द अबव रिएक्शन, जो अभी हमने किया, इन द अबव रिएक्शन इज व्हाट सर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5 अपॉन एन फैक्टर अभी कितना पढ़ा सर, एन फैक्टर अभी आपने बताया 3/7। सर ये है एक इक्विवेलेंट वेट HCl का। लोग सोचते हैं HCl का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 36.5 होता है, गलत। वो 36.5 सिर्फ तब होता है जब HCl एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगा तो उसका एन फैक्टर 36.5 से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि एन फैक्टर हमेशा 1 से छोटा निकल के आता है। आप मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध दें कि भाई साहब एक खूबसूरत IIT का सवाल बन सकता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमेशा सही होगा, कि HCl का एन फैक्टर हमेशा 1 होता है। फॉल्स। HCl का एन फैक्टर कभी 1 होता है और कभी 1 से छोटा होता है। ट्रू, क्योंकि जब कभी भी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो उसका एन फैक्टर हमेशा 1 से छोटा निकल के आता है। तरीका, पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझे बात को? अगर तुम्हें यह बात समझ में आई, प्रोसेस समझ में आया, एक बार घर में इस प्रोसेस को दोबारा देखना और उसी को देख देख कर मेरा यह सवाल और अटेम्प्ट करके देखना। खूबसूरत सवाल जेई में पूछा जा सकता है हर हालत में। और सवाल क्या है सर, क्या आप बता सकते हैं इस रिएक्शन में HCl का एन फैक्टर क्या है? बल्कि ऐसे लिख देते हैं, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। बढ़िया, खूबसूरत सवाल, सब लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करके देखेंगे। एक खूबसूरत सवाल, एक बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेगा। बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि वो समझ नहीं सकते और उसका आंसर वो लिख के क्या चले आते हैं, सर एन फैक्टर ऑफ HCl इज 1, ऑलवेज 1। सर एसिड है, H तो एक ही है सर, तो एन फैक्टर 1 ही होगा। वो ये भूल जाते हैं कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और HCl एक ऐसा आदमी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो Cl, इसका Cl -1 में है, -1 में है, -1 में है और 0 में भी है। यानी HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि KMnO4 का जो +7 है वो किस में जा रहा है, KMnO4 का +7 +2 में जा रहा है। सर KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, खूबसूरत रिड्यूसिंग रिडॉक्स रिएक्शन है। एन फैक्टर निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन पूरी रिएक्शन को बैलेंस करिए और फिर पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर HCl का चेक कर लीजिए। हां सर, मेरा दिल इस बात को जानता है कि इस केस में कंफर्म है इस बात का कि सर HCl का जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप मेथड से बैलेंस करके निकालेंगे वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि HCl के अंदर एक ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है, क्लोरीन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है। और इस मेथड की ये फेलियर है कि ये मेथड उस आदमी की बैलेंसिंग गलत देता है जिस आदमी के अंदर ऐसा एक भी एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ जो आगे जाकर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन भी करे और चेंज भी करे। सर पक्का गलत निकल के आएगा, सर पक्का गलत निकल के आएगा। आपको हिट एंड ट्रायल से उसको सही करना ही पड़ेगा, जैसा अभी आपने किया। चलो, अगर कुछ समझ गए तो बता दो जल्दी से, और नहीं तो फिर हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? हाँ, मतलब अब इसमें यही है, जैसे हर बैच में अलग अलग तरह का सीन है ना, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और हर बैच में एक जैसे लोग तो हैं ही, मतलब इन द सेंस कि
दोनों तरह के, तीनों तरह के, जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब तरह इस तरह का बड़ा मिक्स मैच रहता ही है। तो ऐसे में हर किसी के लिए कुछ सोच नहीं पाते, और हर किसी की जो डिमांड होती है वो अलग होती है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक कॉमन डिमांड होती है, एक कॉमन डिमांड होती है, चाहे किस तरह का भी क्लास क्यों ना हो या किस तरह का भी बैच क्यों ना हो। एक कॉमन डिमांड होती है, सर मुझे कंटेंट चाहिए, सर मैं गधा हूं, मैं मानता हूं सर, लेकिन मैंने जिस चीज के पैसे दिए वो मैं आपसे लेना चाहता हूं, मैं सीख नहीं रहा हूं सर, मुझे सिर्फ ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं, बस बात खत्म। ये जो तादाद है बच्चों की ना, ये वाली, ये बहुत ज्यादा होती है। आज भी हिंदुस्तान में चाहे कहने के लिए कुछ भी कह दिया जाए कि ऑनलाइन बैच में 1-1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें ज्यादातर लोग जो है वो मस्ती करते हैं, कोई नहीं पढ़ाई करता, ये वो सब मानता हूं मैं सारी बात मानता हूं। लेकिन वो ज्यादातर लोग, चाहे वो पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, लेकिन वो ज्यादातर लोगों की एक ही डिमांड होती है, उनको कंटेंट चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए, उनको इसी चीज से खुशी मिलती है कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, टीचर भौंक रहा है, हमें इस चीज को, ये टीचर मजाक करे एक हद तक समझ में आ रहा है। और वो भी कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया हर तरह के बच्चे होते हैं, तो एक कैटेगरी ये वाली भी है, लेकिन छोटी कैटेगरी है, यार हमें तो उस टीचर से मजा आता है थोड़ा सा ना सर, वो हमें वो वाले टीचर चाहिए सर, वो जिसमें मजाक आ जाए सर, जिसमें एक एक, एक, एक हंसी का एलिमेंट, ऑब्वियसली हंसी तो खैर होनी चाहिए, हमारी शक्ल ही ऐसी है, हमसे हंसा ही नहीं जाता, लेकिन हंसी तो पढ़ाते वक्त होनी चाहिए, जिसमें मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, लेकिन हंसी एक अलग चीज हो गई, बट सर उसमें जो है नाच गाना होना चाहिए सर, उसमें ड्रामेबाजी होनी चाहिए सर, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, उसमें यहाँ नाटक होना चाहिए सर, यहाँ पे एनिमेशन चलने चाहिए, मीम्स चलनी चाहिए, सब दुनिया भर के ड्रामे होने चाहिए। देखो ये भी एक कैटेगरी होती होगी, ये भी स्टूडेंट्स की कैटेगरी, लेकिन यार वो स्टूडेंट की कैटेगरी कम है। और ऐसा नहीं कि जो टीचर अगर वो ये उनके कहने पे कर रहा है तो वो पढ़ा नहीं रहा है, वो भी पढ़ा रहा है, वो बेचारा सब लोगों को केटर करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन यार समझो बात को कि अब हर तरह हर आदमी का अपना तरीका है। जिन लोगों को कंटेंट चाहिए, जिन लोगों को मजा भी चाहिए, यार वो इसी में मजे ढूंढ ले बस, और क्या है, यही यही मजा है, बस ऐसे सोच लेते हैं सर, इसी में मजा है, बस ये कि आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यही मजा आ रहा है, समझ रहे? तो ये इसलिए तुम्हें मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई होगी, लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये सोच के अच्छा लगा होगा, अरे यार कुछ बताया तो है यार, कुछ बता तो रहे हैं, ये कुछ अलग टाइप का चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये करना होता है ना, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, हर तरह से कोशिश की जाए तो सीखा जा सकता है। तो इसलिए जो है सब लोग कोशिश करें, खूब मेहनत करें, और हमसे भी जो एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, अब अगर इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन है तो हम कोशिश तो करते ही हैं क्लास में थोड़ी बहुत हंसी मजाक करने की या कोशिश, लेकिन अब जैसा है वैसा है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए इसी को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी को तुम्हें समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जब तक जोर नहीं लगाओगे ना, मजा नहीं आएगा। तो आसान चीजें तो समझ में आ जाती हैं, मुश्किल चीजों में ही जोर लगाना पड़ता है, और वो एक बार में नहीं आती हैं। हमें कभी भी नहीं आई भाई, हम जब छोटे से थे, ले बड़े हो गए सर, हर बार मुश्किल चीजों में मुझे 5-5 दिन लग जाते थे, 6-6 दिन लग जाते थे। कोई एस्से लर्न करना है, कोई टेबल लर्न करनी है, कोई जो है इंग्लिश का आंसर लर्न करना है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी के चैप्टर्स लर्न करने, सर उसमें टाइम लगता था सर, एक दिन में किसने कर लिया। आज इसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम वहां पर कभी भी ये नहीं सोचते थे कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये क्वेश्चन लर्न कभी नहीं होगा, हमें पता है हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम ये 8 लाइनों का सवाल याद नहीं कर पाएंगे, ये मम्मी छोड़ दो, हम नहीं कर, कभी नहीं किया हमने यार। हमने वहां पर माथा फोड़ा है, 2-4 थप्पड़ खाए हैं और उसको याद किया है। इसी तरह से यहां पर भी है। ऐसा यहां क्या हो गया कि सर हम यहां नहीं कर पाएंगे, अबे जब तुम हमसे हमेशा से करते चले आ रहे हो तो यहां भी कर लोगे, उसमें नया छोड़ना है कुछ, समझ रहे हो ना बात को? तो थोड़ा सा कोशिश करो, कर लोगे, एक लिमिट तक तो कर लोगे ना यार। और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो लिमिट क्या है, वो लिमिट क्या है तुम्हें पता ही नहीं है सर, वो इतने से हो जाएगा क्या? हो जाएगा, तुम करो तो उतने से ही हो जाएगा, जो तुमने सेट कर रखा है उतने से ही हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा डाउट आ गया सर, डाउट भी आ गया, तो जल्दी से एक बार डाउट देख लेते हैं और उसके बाद जो है अपना काम शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे राजवंश सर। ये तो निकल गया दोस्त। सर प्लीज पढ़ाइए, ये लोग ये कहते रहते हैं कि मजे करो, हम लोग पढ़ने आए हैं, मजे करने नहीं आए हैं। शालिनी बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, ये लोग भी मजे करने के लिए नहीं कहते, वो तो मैं ये बोल रहा हूं कि मजे इन द सेंस कि मस्ती मस्ती में पढ़ाई करनी है, तो ये मस्ती हो रही है, बस ऐसा समझ लो, इससे ज्यादा मस्ती के चक्कर में मत पढ़ो। थैंक यू सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सॉल्यूशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे सॉल्यूशंस के बारे में कुछ 3-4 बातें हैं जो हमें इस चैप्टर में करनी है। वैसे तो बड़ा चैप्टर माना जाता है, 12th का पहला चैप्टर है, बड़ा चैप्टर माना जाता है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को भी इंक्लूड कर लें तो फिर ये बड़ा चैप्टर बन जाता है, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो
पांच छह क्लासेस तो उसी में निकल जाती। तुम्हें पता ही, हमने भी पांच सात आठ क्लास, पांच छह क्लासेस इसमें निकाली। लेकिन अब क्योंकि हम वो काम मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, तो हम कम से कम वहां से तो बच चुके हैं। अब हम दोबारा मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, हमें ये करने की जरूरत नहीं। तो हम कुछ टाइम तो अपना यहां से चुरा सकते हैं। हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? हम सबसे पहले किसी प्योर सॉल्वेंट के सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, हम सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट के एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहता हूं, जो कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जिसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन वोल्यूशन सर, चीनी वीनी बाद में घोलूंगा सर। वो रूह अफ़ज़ा घोलेंगे और शिकंजी बनाएंगे सर, वो दुनिया भर की बकवास करेंगे। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अरे ये सब छोड़िए सर, ये सब बात की बात है। सर सबसे पहले ही बताइए, पानी आपके हाथ में है, प्योर सॉल्वेंट पानी या इथेनॉल, कुछ प्योर सॉल्वेंट आपके हाथ में सर, क्या इस प्योर सॉल्वेंट का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ वेपर प्रेशर होता है? हाँ होता है सर। ये होता क्या है सर? तो हम सबसे पहले डिफाइन करना चाह रहे हैं प्योर लिक्विड्स का, जिनको आप प्योर सॉल्वेंट्स बोल सकते हैं, प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर सबसे पहला, ये हमारा पहला टॉपिक हो। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया हम क्या करने जा रहे हैं? सर अभी मैंने इसके अंदर कोई चीनी नहीं डाली, इसके अंदर कोई नमक नहीं डाला, कोई सल्यूट नहीं डाला सर, अभी ये प्योर पानी है सर। दिस इज प्योर पानी, मतलब प्योर लिक्विड है सर, दिस इज प्योर लिक्विड। ठीक, सही है। इस प्योर लिक्विड को सर अगर मैं थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करूं, तो सर मुझे इसके अंदर मेनली, इस लिक्विड की बात कर रहा हूं, इस लिक्विड में दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं। आपको हैरानी होगी कि इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ये जो इस लिक्विड की ये वाला हिस्सा है सर, ये वाला अंदर वाला, इसको बल्क कहते हैं। दिस इज बल्क। और इस लिक्विड का ही इससे बात कर रहे हैं हम, खाली जगह की तो बात नहीं करेंगे। लिक्विड का एक और हिस्सा है सर, आप देख नहीं रहे, वो है इसका ये सरफेस। सर इसको सरफेस कहा जाता है। हमने कहा बात तो आपकी सही। तो सर लिक्विड के बल्क में भी लोग हैं और लिक्विड की सरफेस पर भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सर आप समझ नहीं रहे, इन दोनों का मामला अलग है। इन दोनों सरफेस पर और बल्क पर जो लिक्विड का पानी का पार्ट, लिक्विड को बार बार लिक्विड बोलने से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पानी ले लेते पानी, समझ लो ना बात को। तो जो पानी का मॉलिक्यूल यहां है और जो पानी का मॉलिक्यूल सरफेस पर, सर ये दोनों अलग तरह के लोग हैं। हमने का मतलब कह रहा, सुनिए सर, जो पानी का मॉलिक्यूल बल्क के अंदर है, मान लीजिए ये पानी का मॉलिक्यूल, अगर ये पानी का मॉलिक्यूल है जो बल्क के अंदर है सर, इस पर चारों तरफ से लगने वाले जो फोर्सेस हैं सर, वो बैलेंस है सर। चारों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हैं, अगर मैं पानी के उस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जो बल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी बल्क के अंदर रहने वाला जो पानी है सर, या पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं उनके बात करें तो सर एक चीज तो क्लियर है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द बल्क, जो बल्क में है मॉलिक्यूल्स। बल्कि मॉलिक्यूल लिखना दोबारा सही नहीं लगता, हम तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ऐसे लिख देते हैं, दे आर स्टेबल। वो स्टेबल क्यों? क्योंकि सर दे आर ऑफ लेस एनर्जी, दे आर ऑफ लेस एनर्जी। क्यों? क्योंकि दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम। यानी जो बल्क के अंदर के लोग हैं वो सर खुश हैं सर, वो सेट है सर। इधर उधर से फोर्सेस बराबर लग रहे हैं। अपना कोई आदमी जब इधर से घसीटने लगता है तो कोई दूसरा इधर से घसीटने लगता है, कोई आगे से घसीटने लगता है तो कोई पीछे से घसीटने लगता है। तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर लगने वाले जो नेट फोर्सेस है वो सब खत्म है सर, कुछ नहीं। तो आई एम स्टेबल सर, आई एम एट इक्विलिब्रियम, आई एम स्टेबल सर, आई एम ऑफ लेस एनर्जी। लेकिन सर वो दोस्त मेरा जो सरफेस पर है सर, वो तड़प रहा है सर। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सर चारों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर नहीं है सर। इट इज अनस्टेबल सिस्टम सर। यानी अगर आप सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस का सिस्टम सर बड़ा क्लियर है सर, दे आर नॉट स्टेबल सर, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर ऑफ हाई एनर्जी, दे आर ऑफ हाई एनर्जी, not in equilibrium, not in equilibrium।
तो मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है सर, नहीं है तो नहीं है, स्टेबल नहीं है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, उनकी इसी आदत की वजह से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है आप जरा ध्यान से देखना, उनकी इस यानी एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों के बीच में अगर देखते हैं तो नेट फोर्सेस जीरो आ रहे हैं, लेकिन इन इन सरफेस के लोगों की बात करें तो नेट फोर्स जीरो नहीं। और जो भी कुछ है सर इसी नेट फोर्स जीरो न होने की वजह से ही है सर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो मॉलिक्यूल मेरा सरफेस पर है सर, उस मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप बात करें तो सर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस पर है, तो इनसे आपको क्या लगता है? कुछ नहीं सर, ये क्योंकि लेस एनर्जी लेस स्टेबल है सर, दे आर ऑफ हाई एनर्जी, तो ये सरफेस को छोड़ के निकल सकते हैं सर। समझ रहे बात को? ऐसे कर, यानी ये लोग सरफेस छोड़ भी सकते हैं, सरफेस को छोड़ने से ये सरफेस के ऊपर इकट्ठे भी हो सकते हैं सर, यानी ये लोग सरफेस छोड़ भी सकते हैं। जो लोग सरफेस के ऊपर आ गए वो वापस भी आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप समझ रहे बात को क्या कह रहा हूं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं और ये जम भी सकते हैं सर, ये उड़ भी सकते हैं और ये जम भी सकते हैं। यानी जो लोग सरफेस पर हैं सर, ये सरफेस पर रहने वाले लोग स्टेबल नहीं हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये सरफेस को छोड़कर सरफेस के ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही। और यही कहा जाता है कि जब ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर सरफेस के ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो वेपर्स ऊपर इकट्ठी हो रही हैं वो बचे हुए लिक्विड के साथ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि जीरो टाइम पर तो लिक्विड का वेपर फेज में कन्वर्ट होने का रेट मैक्सिमम होता है और वापस आने का रेट मिनिमम होता है। क्यों सर, वापस कैसे आएंगे जब ऊपर कोई है ही नहीं, तो वापस क्या आएंगे? यानी जीरो टाइम पर सिर्फ लिक्विड लिक्विड, तो इसका मतलब उड़ने का रेट मैक्सिमम, रेट ऑफ इवापोरेशन मैक्सिमम और रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो। सर जैसे जैसे ऊपर लोग बढ़ने लगते हैं तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है सर वो कम होने लगता और रेट ऑफ कंडेंसेशन वो बढ़ने लगता। सर एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन सर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और जिस टाइम पर ये रेट बराबर होता है उस टाइम पर वेपर फेस का जो वेपर्स का जो कॉम्पोजिशन है, जो वेपर्स का जो अमाउंट है सर वो फिक्स हो जाता है सर, वो वेपर्स सैचुरेट कर जाती हैं सर, और वो जो सैचुरेटेड वेपर्स है सर वो जितना भी प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस पर और इस कंटेनर की दीवारों पर लगाती हैं वही उस लिक्विड का उस टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर कहा जाता है। समझिए बात। यानी सबसे पहले तो मैंने बेसिक से कहां से शुरू किया, अब इससे ज्यादा बेसिक से तो क्या ही पढ़ाता मैं, बिल्कुल बेसिक से क्या स्टार्ट किया कि सर ये लिक्विड है, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर का मतलब क्या, इस लिक्विड से वेपर बन क्यों रही है, तो ऑब्वियसली बल्क तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि बल्क का नेट फोर्स तो जीरो है सर, लेकिन सरफेस पर जो लोग हैं वो सरफेस के लोग अपनी सरफेस को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद सर वो ऊपर वेपराइज करके इकट्ठे होने लगते हैं, फिर वो जमने भी लगते हैं, उड़ भी रहे जम भी रहे। सर एक टाइम ऐसा आता है जब ये उड़ने और जमने का रेट बराबर हो जाता है, और जिस टाइम पर उड़ने जमने का रेट बराबर हो जाता है सर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, और उस इक्विलिब्रियम पर सर जितने भी वेपर्स बन चुकी हैं वो एक सैचुरेटेड वेपर के नाम से जानी जाती हैं, और वो सैचुरेटेड वेपर जितना भी प्रेशर चारों तरफ और लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट करती है उसे ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर है सब लोगों को? क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं यार, हमें भी उल्टी सीधी कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी कहानी की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक सिचुएशन कुछ ऐसी आने वाली है, ये आपका बर्तन है, इस बर्तन में आपने बढ़िया लिक्विड ले रखा है सर, ये आपका ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, इसके अंदर आपने लिक्विड भर दिया, खूबसूरत लिक्विड आपने इसके अंदर भर रखा है, ये आपका लिक्विड है, और जो भी वेपर्स ऊपर बन रही हैं ये आपकी वेपर्स हैं सर, ये आपकी सारी वेपर्स बन रही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा सर ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स और ये जो नीचे लिक्विड है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा सर, जितना जम रहा है उतना उड़ रहा है, यानी अब उड़ना और जमने का रेट बराबर हो जाएगा। उस टाइम पर जो भी प्रेशर ये वेपर्स एक्सर्ट करती हैं, यानी ये एक इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है सर। नाउ दिस एन इक्विलिब्रियम, यानी नीचे हो गया हमारा लिक्विड फेस, दिस इज लिक्विड, और ऊपर हो गया हमारा वेपर फेस, दिस इज वेपर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बना लेंगे, और जिस टाइम पर लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम तैयार होगा, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर सर, उस टाइम पर सर, उस टाइम पर जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ये वेपर सैचुरेटेड वेपर्स के नाम से जानी जाएंगी। नाउ इफ दिस एन इक्विलिब्रियम सो दे आर सैचुरेटेड वेपर सर, दे आर सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर्स अब एग्जिस्ट करेंगे इन अ गिवन वॉल्यूम। सैचुरेटेड वेपर का क्या मतलब हो गया? सैचुरेटेड वेपर का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर्स एट गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक गिवन टेम्परेचर और वॉल्यूम पर जितना भी मैक्सिमम वेपर्स के मोल्स इकट्ठे हो गए, दैट इज नाउ सैचुरेटेड वेपर। और ये जो सैचुरेटेड वेपर तैयार हुई है सर, ये जो चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, चारों तरफ, तुम्हें पता है ये प्रेशर चारों तरफ लगता है, इधर लग रहा है, सरफेस पर लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, चारों तरफ जो प्रेशर लग रहा है सर, उस प्रेशर को ही इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर है? सब लोग पहले इस बात को समझने की कोशिश करें, बहुत सीधी सी कहानी है, कहीं कुछ बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। तो सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, बहुत इजी है। यानी इक्विलिब्रियम कब आएगा ये वाला? सर ये वाला इक्विलिब्रियम कब बनेगा? सर ये वाला इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब आप साफ लिख के आएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सर जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर होगा तो लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बना लेंगे, और उस इक्विलिब्रियम के बनते ही ये वेपर्स चारों तरफ जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाएगा। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, क्योंकि ये सारी बातें समझाने के बाद तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तो सब लोग बहुत ध्यान से पूरी, तुम सोचोगे सर इतनी सिंपल बात है, इसमें क्या है? सर इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम बनते ही वेपर का जो भी प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर है। हाँ, यही सब जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर भी एक सवाल बनाऊंगा मैं, ठीक? तो यानी कहना ये चाह रहे हैं वो, pressure exerted by vapors when liquid is in equilibrium with vapors is called vapor pressure of that liquid at that particular temperature। ये हमारा वेपर प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन है। क्लियर? कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल सीधी डेफिनेशन। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो बड़ी आसान सा लग रहा है, इसमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं है सर। यानी आप लिक्विड लेके आइए सर, जैसे मान लीजिए अब यहां तो लिक्विड ही नहीं है, ये जैसे आपने एक बॉटल के अंदर ये लिक्विड ले लिया, तो अब इस लिक्विड के ऊपर जो भी वेपर्स हैं सर, ये वेपर्स और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में, इस टेम्परेचर पर ये वेपर और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो ये जो वेपर्स हैं सर, ये जितना भी प्रेशर चारों तरफ लगा रही हैं वही हमारा वेपर प्रेशर। यानी इक्विलिब्रियम आते ही जो वेपर्स हैं वो सैचुरेट कर जाती हैं, यानी जितने भी मैक्सिमम मोल बनने थे वो बन गए सर। वो मैक्सिमम मोल चारों तरफ जो भी प्रेशर लगाएंगे उसी को आप उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? लीजिए, हम चैट ऑफ करना भूल गए थे, यहां जो है अलग टाइप की चैट चल रही, हम तो भूल गए। आप अलग अलग बातें हो रही हैं, फलाना सर ऐसे हैं, फलाना वो ऐसे हैं, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, हम तो ये सोच रहे थे, तुम ये सोच रहे थे। अरे यार चैट ही बंद करना भूल गया था, चलो अभी 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 बंद करता हूं। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये बिल्कुल साफ है, समझ में आ गया ये? क्योंकि अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो एक सवाल तुम्हारे सामने रखूंगा, है ना, एक सवाल तुम्हारे सामने रखेंगे, वो तुम्हें समझना पड़ेगा, और वो आसान होगा, वो सीधी सी बात होगी, लेकिन उसको एक बार समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए सर जरा करके देखते हैं। ये दी सवाल ये है, चैट बंद कर दिया यार, हम भूल गए थे चैट बंद करना। सवाल यह है कि सारे कंटेनर्स जो हैं वो आपके सामने रखे हैं, ये आपके पास कंटेनर्स है, ये कंटेनर्स आपके सामने रखे हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि P1 P2 P3 के बीच में क्या रिलेशन। आप जरा समझना जरा बात को।
मैंने एक लिक्विड लिया, उसके ऊपर ये एक पिस्टन लगा दिया, ठीक, और इनके बीच में जो भी स्पेस है उसमें जो वेपर्स बनी वो सैचुरेटेड वेपर्स है। इसका क्या मतलब है? अगर वो सैचुरेटेड वेपर्स है इसका मतलब इक्विलिब्रियम बन चुका है, और अगर इक्विलिब्रियम बन चुका है तो जो भी उन वेपर्स का प्रेशर है कंटेनर वन के अंदर वही वेपर प्रेशर होगा। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई सर, इस जगह पर वेपर्स का जो प्रेशर है वो P1 है सर। क्लियर है? इस जगह पर वेपर्स का जो प्रेशर है वो P1। बिल्कुल सही, ठीक है, जो कि हमारा वेपर प्रेशर। दूसरा जो कंटेनर है वो एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मैंने पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। जैसे ही मैं पिस्टन को ऊपर करूंगा तो अब ये जो वेपर्स थी ये वाली, ये वेपर्स अब बड़े वॉल्यूम में चली जाएंगी, और जब ये बड़े वॉल्यूम में चली जाएंगी तो इनका प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, और इसी वजह से जैसे ही प्रेशर रिड्यूस करेगा अब ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका होगा। यानी जितना प्रेशर गैसेस का वेपर्स का यहां है उतना प्रेशर यहां नहीं है, इसलिए ये अब सैचुरेटेड वेपर्स नहीं हो सकती। यानी ये अब वेपर्स ऐसी हैं जैसे ही इनका वॉल्यूम बढ़ा तो इनका प्रेशर कम हो जाए, और जैसे इनका प्रेशर कम हुआ अब लिक्विड और उड़ेगा ताकि प्रेशर वेपर्स और बने और वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, जैसे ही आप पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो अब ये वेपर सैचुरेटेड नहीं रहेंगे, और अगर ये सैचुरेटेड नहीं है तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो इस वेपर प्रेशर से, जो सैचुरेटेड वेपर्स का प्रेशर है, उससे तो कम ही होगा। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर जो वेपर्स का प्रेशर है P2 वो P1 से कम होगा। यानी इसमें कोई शक नहीं है, P2 की वैल्यू P1 से कम होगी। बी ऑप्शन तो सही होना ही है। क्लियर है? फिर क्या हुआ सर, थोड़ी देर के लिए जब आपने इस पिस्टन को यहां रोक के रखा तो सर ये जो वेपर्स थी जो कि अब सैचुरेटेड नहीं थी, अब ये लिक्विड और इवेपोरेट करता चला जाएगा और इनको भी सैचुरेट कर देगा। सर अब ये फिर से इक्विलिब्रियम सेट हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यहां पर तो इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन इन दोनों जगहों पर आपको इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम सेट होगा सर ये फिर से सैचुरेटेड वेपर्स बन जाएंगी, और जैसे ये सैचुरेटेड वेपर्स बनेंगी सर यहां पर भी वेपर्स का एक प्रेशर होगा जो P3 के बराबर। सवाल में अच्छी बात यह है कि मैं P1 और P3 के बारे में कैसे जज करूंगा सर, ये तो सैचुरेटेड वेपर्स नहीं है तो इनका प्रेशर तो वैसे ही कम है सर, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। P3 की वैल्यू जो है वो P1 से कम है, लेकिन सर ये तो सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है सर। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अलग हैं सर, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अलग हैं सर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां के प्रेशर्स को आप कैसे रिलेट करेंगे। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक लाइन में इस बात को समझाना चाह रहा हूं, लिक्विड के वेपर प्रेशर का मतलब है जब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बनाए। तो अगर लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो उस टाइम पर वेपर्स का जो भी प्रेशर होता है उसी को लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता। और सर जो इक्विलिब्रियम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैं अगर इस बात को यहां से समझाने की कोशिश करूं कि ये जो इक्विलिब्रियम आपने बनाया है, इस इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, मैं अगले पेज पर ही बताता हूं, अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो कैसे लिख के आएगा, ये हमारा लिक्विड है ना, इस लिक्विड के साथ करते हैं, ये हमारा लिक्विड है और ये वेपर्स, ये लिक्विड हो गया और ये हमारी वेपर्स हो गई। चलिए ठीक है सर, तो अब जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो इक्विलिब्रियम कौन सा है सर, ये हमारी वेपर्स हैं और ये हमारा लिक्विड, और लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। तो जो इक्विलिब्रियम आपका बना है वो किसके बीच में बन रहा है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर। तुम्हें याद होगा कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp, जिसकी वैल्यू प्रेशर ऑफ वेपर से निकाली जाती। Kp एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसके अंदर प्योर लिक्विड्स का टर्म नहीं आता। अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे इस बात को याद करो या याद रखो कि जब प्योर लिक्विड होगा तो K के एक्सप्रेशन में वो दिखाई नहीं देगा। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो उसमें प्योर लिक्विड नहीं आता, तो क्या आता है सर, अगर आप Kp लिख रहे हैं तो प्रेशर आएगा, किसका प्रेशर आएगा, वेपर्स का। यानी यहां पर जो वेपर्स उनका प्रेशर जो होगा वो Kp के बराबर होगा, और जो Kp है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। Kp इज ओनली एंड ओनली, और कुछ नहीं होता सर, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और अगर ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो Kp है, क्योंकि वो प्रेशर ऑफ वेपर्स के बराबर है और Kp सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो प्रेशर ऑफ वेपर्स भी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यानी वेपर प्रेशर इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट।
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ओनली एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी किसी अगर एक पर्टिकुलर लिक्विड की आप बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसका वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? उसका वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सर वेपर प्रेशर केपी के बराबर होता है, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहां पर जिसको नहीं पता है वो सिर्फ इस बात को मेंशन कर लेगा, केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे ज्यादा इसमें और इस पूरे चैप्टर में इस बारे में इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जब ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनाते हैं तभी आप वेपर्स के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक सर, वो जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम का अपना एक कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उस कांस्टेंट में सिर्फ वेपर्स का प्रेशर आता है। तो सर अगर केपी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो वेपर्स का प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा इक्विलिब्रियम पर। यानी कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है सर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी जब इक्विलिब्रियम बन जाता है तो वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं लिक्विड के साथ, उस इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स का प्रेशर है उसे ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है, और वो वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा। क्लियर है? उसका और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यानी इफ देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर द वेपर प्रेशर इज फिक्स, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यानी यहां पर जो अभी आपने बात बोली थी सर, यहां पर जो अभी आप बात बोल रहे थे वो ये कह रहे थे ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और इस सिस्टम और इस सिस्टम का टेम्परेचर सेम है सर। और अगर इसका टेम्परेचर सेम है और इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है तो इसका मतलब सर चाहे यहां वेपर ज्यादा हो चाहे कम हो सर, इससे क्या लेना देना। अगर इक्विलिब्रियम बनेगा तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा सर वो एक फिक्स वैल्यू होगी, चाहे लिक्विड ज्यादा लिया जाए चाहे लिक्विड कम लिया जाए, सर वेपर्स का जो प्रेशर है वो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। यानी कहने का मतलब यह हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड, इफ देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी जो P3 है वो P1 के बराबर होगा। यानी अगर P1 अगर मेरा थर्ड केस में सैचुरेटेड वेपर बन गई तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम बन गया। अगर मेरे फर्स्ट केस में भी सैचुरेटेड वेपर आ गई तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम बन गया। और अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर इस लिक्विड और इस लिक्विड का टेम्परेचर सेम है तो यहां और यहां इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम ही होगा। हां, सेकंड में क्योंकि सैचुरेटेड वेपर नहीं है इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया तो इसका मतलब वेपर और बनेंगी, तो यहां पर जो वेपर का प्रेशर है वो पक्का कम है P1 और P3 से, क्योंकि P1 P3 सेम। यानी अगर आप कहते हैं P1 P2 से बड़ा है, P1 P2 से बड़ा है और P2 P3 से छोटा है, P2 इज लेस देन P3, ये भी सही है। P2 जो है वो P3 से छोटा है, सो आंसर शुड बी B C D। और थोड़ा सा अपने आप समझना, यानी P1 P2 बराबर हो, P1 और P3 बराबर हो गए, और P2 जो है वो P1 से भी छोटा है और P3 से भी छोटा है। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये बात नहीं पता होती और वो हमेशा ये सोचते हैं कि सर यहां पर तो वेपर लग रहा है ज्यादा है सर, और अगर यहां वेपर ज्यादा है तो सर यहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वो ये भूल जाते हैं वेपर्स अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम भी तो ज्यादा है ना, और अगर वेपर्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर उतना ही होगा जितना यहां। प्रेशर में कोई, यानी इफ देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज सेम। मुझे इस शक्ल से मतलब नहीं सर, आप किस बर्तन में डाले गए हैं, आप किस लिक्विड का कितना अमाउंट लेके आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, वेपर प्रेशर विल बी कांस्टेंट। समझे? और कैसे समझाएं वेपर प्रेशर के बारे में? चलिए ये बताइए, जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आई? क्लियर है? कॉमन डाउट देखना है। अच्छा देख लेते हैं, वंश अभी देखते हैं। कविश जग्गी कह रहे हैं आई लव यू सर, आयुष कह रहा है आई लव यू सर, आई लव यू टू। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार कॉमन डाउट भी देख लेते हैं। सर हम कल कल में रिडॉक्स निपटा दें, अगर हां तो क्वेश्चंस कहां से करें? क्वेश्चंस कहां से करें? क्वेश्चंस आपके पास जहां से भी अवेलेबल हो भाई, एक तो मॉड्यूल के लिए बोला गया,
अगर मॉड्यूल ले सकते हो तो मॉड्यूल ले लो, मॉड्यूल में से सवाल करो। कोई पुराना कोई मॉड्यूल पढ़ा हो या किसी और दुकान का मॉड्यूल पढ़ा हो, जहां से कर सकते हो वहां से करो। मैंने अपनी भी बुक के बारे में बताया था, अगर वहां से उसको ले सकते हो तो वहां से सवाल करो। सवाल करने जहां से दिल करे वहां से करो। कोई पीवाईक्यू पढ़ा वहां से करो, जैसे कर सको वैसे करो। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ये उजैर जनरली वो धीरे धीरे करके तुम्हें याद ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी बातें सुनी तो तुम्हें याद हो गई होगी। सल्फर की मैक्सिमम +6 होती है, नाइट्रोजन की +5 होती है, क्रोमियम की +6 होती है। ये 4-5 हमारी आंखों के सामने आ गए। बाकी जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो आपको वहां सिखा दी जाएंगी। ठीक है, समझ नहीं आया? हाँ भाई, तो समझ में आएगा। हम ये जो देवोबानी दत्ता आइडोमेट्री का जो लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये मैंने बताया ना, मैं क्लास में वो 2-3 सवालों का वीडियो डालूंगा। मुझे 1-2 दिन नेक्स्ट वीक तक का टाइम दो, मैं कर लूंगा वो, है ना। आइडोमेट्री हो गया सर, चार्ज हो गया, कंपोजिशन रिएक्शन हो गई, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा था, मैंने बताया था, है ना, कराया था हम लोगों ने। ये तो बड़े पुराने डाउट हैं यार, अब तो ये तो 100 बार चिल्ला दिया मैंने, ये क्या पूछ रहे हो? 100 बार बता चुका मैं। क्लियर है? आप कह रहा रिसेंट देखिए, गजब आदमी हुए तुम लोग, खेल लो हमारे जज्बातों के साथ। मॉड्यूल नहीं यार, आयुष रिडॉक्स का मॉड्यूल अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही मॉड्यूल अपलोड कर सकते हैं फ्री में। तुम फ्री में दुनिया चाहते हो, ऐसा नहीं है यार, है ना। तो लगता है सर आज मेरा दिन खराब चल रहा है, कुछ उपाय बताइए ना। हे कुमार कह रहा है कुछ उपाय बताइए। सर एनएमएसटी बुक है उससे प्रैक्टिस कर ले। हाँ कुशाग्र, अगर बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर लो। प्रणाम सर, सर जेई मेंस का स्टेट बोर्ड क्राइटेरिया टॉप 20% का, मेरा बोर्ड में 80, बहुत बढ़िया। P2 P3 P1 कहां से कम हुआ? यू आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अरे भाई देखो, ये सब मत करो यार। हाँ कृष्णा यादव, अगर एनएमएसटी की बुक है तो उससे कर सकते हो, कुछ भी है। एक पर्टिकुलर लेवल को सॉल्व करो, बहुत बड़े बड़े सवाल लगाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछे जाते किसी भी लेवल पर। समझने बात को, तो एक पर्टिकुलर लेवल डिस्कस करिए जिसमें सिंपल सिंपल बातें हो रही हैं, साफ साफ से बातें, जिससे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके और मुश्किल कर लेना, है ना। सर आपकी बुक के क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या? हाँ कुणाल, मैंने काफी सवाल डाले बेटा, एक एक चैप्टर में 100 सवाल है और ज्यादा ही सवाल है। तो अगर एक एक चैप्टर में 100 सवाल दे रखे हैं तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। प्लस आगे बहुत कुछ होना बाकी है तुम्हारे साथ। तुम ये मत सोचो दुनिया खत्म होने वाली। आगे हम दुनिया भर की सीरीज चलाते हैं, दुनिया भर के पीवाईक्यूज पढ़ाते हैं, दुनिया भर के जो है वो 50 पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, डीपीपी टेस्ट, सवाल तो बहुत मिलते चले जाएंगे तुम्हें। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो जाए ना, फिर तो सवाल धीरे धीरे करके करते रहेंगे, अपना होता रहेगा। समझ रहे हो ना। इजी नोट क्या है? इजी नोट एक बुक है, बुक नहीं है, एक नोट्स है जो मैंने लिखे हैं। वो मेरी खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो है ना। तो वो फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर या पीडब्ल्यू स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक, लेकिन फ्री में नहीं मिलते हैं, उसके लिए पैसा देना है, जो कि पब्लिकेशन ने डिसाइड किया। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए चैट, अब जल्दी से चैट बंद करो, नहीं तो हे कुमार जो है पका देगा। ठीक, तो अब वो कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं भाई देखिए ऐसा है, चलिए हमने डिसाइड कर लिया सर कि वेपर प्रेशर को क्या कैसे डिफाइन किया जाएगा और वेपर प्रेशर की खास बातें क्या है। सर अगर ये भी ठीक है तो सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल? हमने कहा मतलब, कह रहा सर जरा इस सवाल पर जोर डालिए सर, मजा आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनाया मैंने। और देखो यही सब तो है जो मैं मेरे अपने नोट्स हैं, किताब में नहीं दिए जाता। कहां दिया तुमने किताब में? सर ये 10 तरह के डब्बे बना देगा, ये कर लेगा, कुछ नहीं है, कहीं नहीं, हमें पता है सब। ये हमने खुद लिखे हैं, खुद सोचे हैं कि यार इस तरह से करते ना बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रांग मजबूत होगा। तो इससे पहले वाले सवाल से भी सीखा, इस सवाल से भी सीखते हैं सर, जो हमने अभी पढ़ा उसको और मजबूत कर लेते हैं। सर इन सारे बर्तनों में मैंने पानी भर रखा है, सर इन सारे बर्तनों में मैंने प्योर लिक्विड डाल रखा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप कंपेयर करके बता सकते हैं किस जगह पर वेपर प्रेशर ज्यादा है और किस जगह पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम। सर ये हमें तीसरा और चौथा कंटेनर समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप तीसरे कंटेनर के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, तीसरे कंटेनर में मैंने इस पानी के सरफेस पर एक लिड रख ली है। लिड का मतलब होता है ढक्कन, समझ रहे हो, ढक्कन, ये ढक्कन होता है सर इसके अंदर। और चौथा कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मैंने लिड तो रखी है लेकिन ढक्कन में छेद है। सर ढक्कन में छेद है सर, यानी ये 2 कंटेनर्स ऐसे हो गए। ठीक सर, पांचवा कंटेनर कैसा है? पांचवा कंटेनर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें ऊपर तक पानी भरा है, सिर्फ जरा सी इतू सी जगह बची हुई है। अगर यह जगह भी पानी भर दी जाए, एक बूंद पानी और चला गया तो यह जगह भी भर जाएगी। समझ रहे हो पांचवें कंटेनर के बारे में? सर पूरा कंटेनर पानी से भरा है, जरा सी जगह रह गई है, जरा सी। और सर छठा कंटेनर कैसा है? छठा कंटेनर ऐसा है जिसमें पानी इतू सा है और जगह ही जगह है।
क्लियर है? ये सिचुएशन है सर। आप बता सकते हैं किस जगह पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, किस जगह पर वेपर प्रेशर इस लिक्विड का कम है? सर ये कैसे डिसाइड किया जाएगा किस जगह पर वेपर प्रेशर ज्यादा है और किस जगह पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है? ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इसके लिए थोड़ी सी अकल लगाते हैं सर। क्या अकल लगानी? आप ये बताइए, ये जो पहला, अगली क्लास है कितने बजे? अभी 5 मिनट। तो इस जगह पे कैसे पता चलेगा? सर देखिए ऐसा है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि क्या फर्स्ट कंटेनर को देख के आपको ऐसा लगता है कि लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं? हमने कहा देख के क्या लगता है, वो लग ही रहा है सर यहां वेपर बनेगी और ये लिक्विड और ये वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या लगता है? सर यहां पर भी है ये सर, ये वेपर बनेगी और लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सर यहां पर, सर इसको तो छोड़ दीजिए ना सर, इसको कैंसिल करिए सर। सर जब यहां ढक्कन ही लगा दिया तो वेपर बनेगी नहीं, और जब वेपर बनेगी नहीं तो क्या का प्रेशर? सर ये तो सवाल ही गलत है सर। थर्ड वाला तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा, क्योंकि सर यहां तो वेपर ही नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर का तो मतलब ही नहीं बनता। तो सर आप थर्ड को तो वैसे ही बाहर कर दीजिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, फोर्थ पर आता हूं सर। फोर्थ में भी तो ढक्कन लगा है, ढक्कन तो लगा है, लेकिन वेपर तो उड़ेगी ना सर। और अगर वेपर उड़ेगी तो इसका मतलब है सर वो वेपर इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना सकती है, और अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो सर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो वेपर्स का प्रेशर है और जो यहां पर वेपर्स का प्रेशर है और जो यहां का वेपर का प्रेशर है वो सेम होगा। क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन में क्या बताया कि इफ देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर एट अ फिक्स्ड टेंपरेचर देन द वेपर प्रेशर विल बी कांस्टेंट। सो इफ देयर इज एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ देयर इज एन इक्विलिब्रियम द वेपर pressure is fixed, if there is an equilibrium the vapor pressure is same, if there is an equilibrium। सर यहां इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा सर? इतनी सी जगह तो जरा सी वेपर उड़ेगी, ये देखिए, और इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ये लीजिए सर, इतनी सी वेपर इतने सारे पानी के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी और अपने प्रेशर को वहां तक पहुंचा देगी। जरा समझना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, सपोज ऐसे बोल रहा हूं 2 atm, ठीक, तो इसका मतलब यहां इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? सर यहां इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब ये लिक्विड उड़ेगा तो वेपर्स का प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अभी 1 atm आया, क्या बन गया इक्विलिब्रियम? 1 atm आ गया तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा? नहीं सर, आपने बताया है कि वेपर्स का इक्विलिब्रियम तब बनता है लिक्विड का जब 2 atm का प्रेशर आए। सिर्फ ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, यानी जब तक यहां वेपर्स का प्रेशर 2 atm नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। अभी कितना है सर? अभी तो 1 atm है। अब सर अंदर से आवाज आएगी और उड़ो, पानी और उड़ेगा, वेपर और बढ़ने लगेंगे। अब इक्विलिब्रियम कितना प्रेशर आया? 1.5 atm। बन गया इक्विलिब्रियम? नहीं, अभी नहीं बना सर, अभी तो 2 atm करना बाकी है। तो अंदर से आवाज आएगी और उड़ो, अब पानी और उड़ेगा, वेपर्स इकट्ठी होंगी और अंदर से आवाज आ जाएगी बस करो। 2 atm का प्रेशर बन चुका है। अब हम और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। क्लियर? यानी यहां पर वेपर्स का प्रेशर 2 atm आया, इक्विलिब्रियम सेट। यहां पर क्या होगा सर? यहां पर वेपर उड़ेगी 0.1 atm, 5.5 atm, 0.8 atm, 1 atm, 1.2, 1.8, 2 atm। जैसे यहां वेपर्स का प्रेशर 2 atm आएगा, इक्विलिब्रियम सेट। इधर आते हैं सर, 0.5 atm, 1 atm, 1.5 atm, 2 atm। जैसे ही यहां वेपर का प्रेशर 2 atm आएगा, इक्विलिब्रियम सेट। यहां अंदर से आवाज आएगी उड़ो, जैसे ही उड़ेगा अंदर से आवाज आएगी बस करो बस करो बस करो, 2 atm हो गया। हमने कहा भाई इतनी जल्दी 2 atm? कह रहा है यार इतना सा तो वॉल्यूम है, छोटे से वॉल्यूम में अगर थोड़ी सी भी गैस बाहर आएगी तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है। आपको पता है ना, कम वॉल्यूम में गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे ही वो पानी उड़ेगा खड़ाक से प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 atm। और जैसे ही 2 atm होगा, इक्विलिब्रियम सेट। यानी इक्विलिब्रियम यहां पर भी बनेगा लेकिन जल्दी बनेगा, और अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो यहां पर भी वेपर का प्रेशर कितना होगा सर? वही 2 atm। यहां पर कितना होगा? वही 2 atm। यहां पर कितना होगा? वही 2 atm। यहां पर कितना होगा? वही 2 atm। तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 atm कहां से आ गया यार? ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लेते हैं कि इस टेंपरेचर पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 2 atm होना चाहिए। तो हर जगह जब तक वेपर्स का प्रेशर 2 atm नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए सर यहां चलते हैं। यहां क्या होगा सर? ये उड़ेगा, जब उड़ेगा तो वेपर बनने लगेगी, वेपर बनेगी तो उसका प्रेशर क्या होगा सर? 1 atm। सर बन गया इक्विलिब्रियम? 1 atm पे बन जाएगा? नहीं सर, अंदर से आवाज आएगी और उड़ो, वो पानी थोड़ा सा और उड़ेगा। अब अंदर से आवाज आएगी 1.2 atm। बन गया इक्विलिब्रियम? नहीं बना सर, अंदर से आवाज आएगी और उड़ो, पानी और उड़ेगा, 1.3 atm। बन गया इक्विलिब्रियम? नहीं बना सर, इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब वेपर्स का प्रेशर 2 atm होगा। आवाज आएगी और उड़ो, अंदर से आवाज आएगी कैसे उड़े, हम तो खत्म हो गए। हमने का मतलब कह रहा है सर यहां पानी इतना कम लिया गया है कि अगर वो सारा भी उड़ गया
तो भी वेपर्स का प्रेशर 2 atm तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब सर ये वो कंटेनर है जहां पर इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो सकता। सर यहां पर सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा, फिर भी वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो 2 atm से कम होगा। यानी इन सारे कंटेनर्स में से तीसरा कंटेनर तो वेस्ट है सर, यहां तो वेपर ही नहीं बनेगी। और इन सारे कंटेनर्स में से जो 6 कंटेनर है सर, 6 कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, यहां पर सिर्फ वेपर्स एग्जिस्ट करेंगी। यानी ये कंटेनर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सर? ये कंटेनर आपको इस फॉर्म में नजर आएगा सर, ये कंटेनर आपको इस फॉर्म में नजर आएगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ क्या दिखाई देंगी सर? इसके अंदर आपको सिर्फ पानी की वेपर्स दिखाई देंगी बस। सर इसके अंदर सिर्फ वेपर दिखाई देंगी और ये वो वेपर्स होंगी जिनका प्रेशर 2 atm से कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? यानी अगर आपसे पूछता है कि वो कौन कौन से कंटेनर है जिनके अंदर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो आप क्या बताएंगे? वेपर प्रेशर मैक्सिमम कुछ नहीं होता, वेपर प्रेशर तो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। अगर इक्विलिब्रियम बनेगा तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट है सर, यहां इक्विलिब्रियम बनेगा वेपर प्रेशर सेम होगा, यहां बनेगा सेम होगा, यहां बनेगा सेम होगा, यहां बनेगा सेम होगा। लेकिन सर थर्ड कंटेनर में वेपर ही नहीं बनेगी, तो ये तो सवाल ही फर्जी है। और 6 कंटेनर को देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, क्योंकि पानी इतना कम लिया गया है कि अगर वो सारा भी उड़ गया तो भी उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा जितना इक्विलिब्रियम बनाने के लिए चाहिए। इसलिए यहां पर वेपर्स ही वेपर्स दिखाई देंगी, लेकिन इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा। इसलिए इस कंटेनर के अंदर जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर इन सारे कंटेनर्स की वेपर्स के प्रेशर से एक्सेप्ट 3 से कम ही होगा। कुछ समझ में आया भाई? थोड़ा सा अपने आप समझना इस बात को, है ना? अच्छा है, मतलब अब हम जानबूझ के ये वाला सवाल कराते जरूर हैं और बताते भी हैं, क्योंकि बच्चों को यहां से एक क्लैरिटी मिलती है कि यार इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यानी वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया तब तक वेपर प्रेशर का कोई मतलब नहीं। अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो वेपर्स के प्रेशर को, उन वेपर्स का जो बनी हुई है उन वेपर्स के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है? एक बार इसको रिवाइज करना, कल की क्लास में इसके बारे में 1 मिनट बात और कर लेंगे ताकि दोबारा रिवाइज हो जाए परसों क्लास में। और इसको एक बार रिवाइज करना और अब पुराने जो चैप्टर तुमने दोनों कर लिए हैं उनके सवालों को लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं आज टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम तो तुम लोगों ने पता नहीं ज्वाइन भी कर रखा है कि नहीं। आज की पीडीएफ में तो टेलीग्राम का लिंक नहीं है मेरे पास, लेकिन कल की पीडीएफ में टेलीग्राम का लिंक होगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो उस पीडीएफ को लेकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। मैं आज के टेलीग्राम ग्रुप पर सोच रहा हूं कि इस रिडॉक्स के चैप्टर पर कम से कम 10-15 सवाल, या तो पीवाईक्यूज या फिर कुछ नए सवाल, हल्के सिंपल सवाल, वो अपलोड कर दूं ताकि तुम उसमें से सवाल कर सको। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो सब लोग जो है एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, मेहनत करें, कोशिश करें और देखें एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसा थोड़ा है कि नहीं हो सकता, कोशिश करते तो किया जा सकता, ठीक है ना? तो फिर आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। कोशिश करो और मेहनत करो। क्लियर है? तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। लेकिन लगे रहना यार, छोड़ना नहीं भाई। देखो अभी ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना? समझ लो बात को। हर चीज में टाइम लगता है। और मुसीबत क्या है कि हमारी जो केमिस्ट्री है उसके जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं वो शुरू से ही बम चलते हैं, पहले ही बम फोड़ दिए जाते हैं। पैरेलली जो फिजिक्स और मैथ्स चलती है वो शुरू में थोड़ी सी ठीक लगती है, आप समझो, क्योंकि वो शुरू मतलब शुरू में उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका हम फायदा उठा सकते हैं। फायदा ये उठा सकते हैं कि भाई वो थोड़ा सा अभी शुरू हो रहे हैं, और तो उतनी देर में हमारे ये मुश्किल चैप्टर जो 1-2 रहते हैं जिसमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है, तो हम थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं, बच्चे घर में थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो हम कुछ सवाल भी देंगे, उनको भी करने की कोशिश करना, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते हैं, जितने सवाल कराए गए उन सबको रिवाइज करने की कोशिश करना, ठीक है ना? तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। एक आदमी कह रहा है इसमें नोज भी बना दीजिए सर। अच्छा, नोज भी रह गई। आप सही, अब तो तुम्हारी शक्ल पूरी हो गई। अब तो सही भाई, अब तो पूरा बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है लल्लू। क्लियर है? तो एक बार पढ़ो, रिवाइज करो, है ना? फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है? ठीक। अरे यार आज नई जगह है, चाय वाय नहीं है। चलिए बाय बाय।